For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, सोर्स ऑफ लॉ, ये आपका एक जो है वो जनरल नेचर का टॉपिक है। क्यों है जनरल नेचर का टॉपिक? क्योंकि याद कीजिए आपने पढ़ा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कुछ याद है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में कहा गया था कि लॉ को कैसे समझे। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ लॉ, लॉ बना कैसे है, यानी हम जो इतने सारे लॉ को हमने बना दिया है, आखिर ये लॉ आया कैसे, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, किस तरह से इसका एग्जिस्टेंस हुआ, ये हमें जानना है। ये चैप्टर कंप्लीटली थ्योरी इन नेचर है, यानी कि टेक्निकलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फिर भी थोड़ा सा मजेदार है। क्यों मजेदार है? क्योंकि उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटेबल, ये सब वर्ड है। ये कंप्लीट थ्योरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। लेकिन उससे भी खराब बात यह है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको ये चैप्टर कुछ लगेगा ही नहीं कि इस चैप्टर में कुछ पढ़ना भी है। जब तक मैं यहाँ हूँ, आप वहां बैठे हैं, तब तक। लेकिन मैं अगर यहाँ से गायब हुआ और आपके हाथ में सिर्फ बुक रहा, तो लगेगा इसमें पढ़े कैसे, यानी कि इसमें से क्या पूछ सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आप तब समझिएगा जब आप समझिएगा कि इसमें पढ़ना क्या है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको जानना है कि लॉ को क्या डिफाइन किया गया है। लॉ को जिन्होंने डिफाइन किया, जैसे साइंस, जो साइंस में रिलेटेड किसी चीज को बताए उसको साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक वैसे ही जो लॉ के बारे में बताए उसे ज्यूरिस्ट कहते हैं। क्या नाम दिया गया उसे? ज्यूरिस्ट। तो अलग अलग रिसर्च होल्डर, जिनको टेक्निकली किस नाम से हम पुकारते हैं? ज्यूरिस्ट। जैसे जो साइंस के रिसर्च होल्डर है उन्हीं को ना साइंटिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरह से चीजों को डिफाइन किया हुआ है। ठीक वैसे ही यहां पे सबसे पहले लॉ को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो ये डिफाइन करते वक्त हर ज्यूरिस्ट का थोड़ा अलग अलग ओपिनियन है। किसी ने लॉ को कहा कि लॉ एक तरीका है जिससे हम लोगों को पेनलाइज करते हैं। किसी ने कहा कि लॉ बहुत जरूरी है देश को चलाने के लिए। किसी ने कहा कि लॉ हमारे सोसाइटी को एक साथ क्लब करके रखता है। लॉ हमें में डर पैदा करता है। लॉ इसीलिए दिया गया ताकि हम लोगों को पेनलाइज। अलग अलग लोगों ने लॉ, किसी ने कहा कि लॉ जो है वो कमांड देने का जो है वो साधन है, एक जरिया है। ये अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, लॉ को उन्होंने क्या किया, डिफाइन किया। तो हमें सबसे पहले देखना है कि अलग अलग तरह के जो ये लोग हैं उन्होंने लॉ को क्या डिफाइन किया है। पहली बात, जब उन्होंने लॉ को डिफाइन किया तो डिफाइन करते वक्त उनको अलग अलग बिरादरी में रखा गया। जैसे स्टूडेंट को डिफाइन करने के लिए एक कहा कि बिल्कुल आइडल तरह के टीचर, तो आइडल तरह के टीचर में 4 टीचर। फिर एक कहा कि थोड़े जो हैं वो बीच बीच वाले टीचर, जो ना बहुत स्ट्रिक्ट ना बहुत जो है वो कूल। उन्होंने स्टूडेंट को क्या बोला है। फिर जो है एक यो हनी सिंह टीचर, यानी जो एकदम कूल। उन्होंने स्टूडेंट को कैसे डिफाइन किया? सबने स्टूडेंट को ही डिफाइन किया, लेकिन पहले क्या किया, हमने कैटेगरी बनाया। ठीक वैसे ही यहां पे लॉ को डिफाइन करने वाले ढेर ज्यूरिस्ट थे, जिनके जिनके ओपिनियन इसी तरह के थे उनको एक कैटेगरी में रखा, फिर दूसरे, फिर तीसरे में। ये करने के बाद फिर हमें देखना रहेगा कि लॉ का सोर्स क्या है। हमने जो लॉ बनाया क्यों बनाया, किस सोर्स से बनाया, कहां से हम लॉ को लेकर के आए। फिर इसी में हमें देखना रहेगा वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसका मतलब होता है लॉ की समझ। और वहां हम देखेंगे कि जो चीज हम बहुत शुरू में पढ़ेंगे कि अलग अलग ज्यूरिस्ट ने क्या क्या डिफाइन किया है लॉ को, उन्हीं में से कुछ ज्यूरिस्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यही बस हमारा ज्यूरिडिक्शन है। आप कहेंगे सर सुन के तो बहुत आसान लगता है, एकदम आसान है, लेकिन चैलेंज क्या है वो सुनिए। कोई टेक्निकलिटी भी नहीं है, बस एक ही चैलेंज है और वो है एग्जाम। एग्जाम ना देना रहे तो ये चैप्टर में कोई चैलेंज नहीं है। कहिएगा सब में तो एग्जाम देना ही है। इसमें क्या है कि अगर आपको पूछ दिया एज पर बेंडम, एज पर जस्टिन, एज पर रिबेको डिफाइन लॉ, इसका उसमें जाएगा, उसका इसमें याद आएगा। ये चैलेंज है, बाकी में नहीं आएगा। सोर्स ऑफ लॉ में दिक्कत नहीं आएगा। सोर्स ऑफ लॉ का मतलब कि लॉ किस किस सोर्स से बने, उसमें प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, वो रह जाएगा ध्यान। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अगर किसी ज्यूरिस्ट का नाम देकर के पूछ दिया कि इसने लॉ को कैसे डिफाइन किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ज्यूरिस्ट नहीं दिए हुए डिटेल में। लिमिटेड 5-6 ज्यूरिस्ट है, शुरू में ज्यादा ज्यूरिस्ट है, लेकिन बाद में जिनका डिटेल में दिया गया वही एग्जाम में ज्यादा पूछता है।
क्योंकि जिनका डिटेल चैप्टर में है वही रहेगा। तो अब हम पहले जानते हैं कि लॉ को क्या डिफाइन किया गया है, सोर्स क्या है लॉ के, और तब उसको डिटेल में देखें। शुरू करें पढ़ना। देखिए, सबसे पहला चीज है, यहां पे हम लोग जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय वेरियस जूरिस्ट पढ़ेंगे इन ब्रीफ, और इसी को जो है वो थ्योरी ऑफ लॉ बाय जूरिस्ट। इन्हीं में से जिनको हम ब्रीफ में पढ़े, इन्हीं में से कुछ को यहां किस में पढ़ेंगे, डिटेल में। लेकिन यहां बहुत सारे जूरिस्ट हैं, यहां क्या होंगे, थोड़े से हैं जिनको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद इन सब के जो है वो डेफिनेशन के बाद इसको हम क्या करने की कोशिश करेंगे, लॉ को कंक्लूड करने की कोशिश, कि क्या लॉ निकल कर क्या है, लीगल मतलब क्या निकल के आया। फिर पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, और सोर्सेज ऑफ इंडियन कौन सा लॉ, मर्केंटाइल लॉ। फिर वर्ड जानेंगे जूरिस्प्रूडेंस, लॉ को कैसे जो है वो समझा जाता है, और तब इनके वेरियस जूरिस्ट का डिटेल में देखेंगे। क्लियर है जो पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया कि हमारे पास 5 कैटेगरी के जो है वो लोग हैं, यानी कि इन्हीं 5 कैटेगरी में हमारे पास जितने भी क्या हैं, जूरिस्ट हैं, उन सबको हमने कितने कैटेगरी में बांट दिया है, 5 कैटेगरी में। और इन्हीं 5 कैटेगरी में जो लोग एक खास तरह से जो है वो बिहेव करेंगे, खास तरह के चीजों को जो है वो बेस बना करके लॉ को डिफाइन करेंगे, उनको बोलेंगे क्या, नेचुरल। इसी में कुछ होंगे पॉजिटिविस्टिक्स, कुछ होंगे हिस्टोरिकल, कुछ होंगे सोशियोलॉजिकल, और कुछ कौन सा होंगे, रियलिस्टिक्स। यानी कि अलग अलग जो है वो स्कूल से ये बिलोंग करते, अलग अलग स्कूल का होता है, ये नहीं स्कूल जाते थे, अलग अलग स्कूल का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट थॉट से है। तो देखिए, यही जो नेचुरल स्कूल है, इसमें जो है वो इन्होंने क्या कहा, इनके अकॉर्डिंग जो कहना था वो ये था कि रोमन एंड एंशिएंट जूरिस्ट इसमें बड़े सारे हैं जिन्होंने लॉ को डिफाइन किया। इनके अकॉर्डिंग उन्होंने 2 फैक्टर को जो है वो लॉ में कंसीडर किया मेजरली। एक, वन शुड नो इट्स पर्पस का, सबसे पहला चीज कि लॉ को बताने के लिए लॉ का हमें क्या होना चाहिए, बनाने के लिए पर्पस, क्यों बना रहे हैं लॉ। इनके सोच के अकॉर्डिंग जो इन्होंने लॉ को बनाया और लॉ को जो डिफाइन करे, कह रहे कि सबसे पहला चीज, लॉ बोलने से पहले सोचो कि लॉ किस पर्पस के लिए आप बना रहे हैं। दूसरी बात, वन शुड गो टू द कोर्ट एंड नॉट टू द लेजिस्लेचर। और दूसरा इन्होंने कहा कि हमेशा ध्यान रखिए, लॉ बनने के बाद अगर लॉ में कोई शिकायत होती है तो लेजिस्लेचर के पास नहीं जाते, पढ़ा है हमने आज ही। बनाने का काम तो पार्लियामेंट किया, लेकिन उससे रिलेटेड शिकायत है तो कहां जाते हैं, कोर्ट में जाते। तो कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, लॉ बनाना है, कि ये जो लॉ बनाया इस लॉ के तहत न्याय भी मिलना चाहिए, जिस पर्पस के, एक तो पहले पर्पस क्या है, और दूसरा अगर ये पर्पस को फुलफिल नहीं करेगा तो लेजिस्लेचर से लड़ने नहीं जाएंगे जिन्होंने लॉ बनाया है, बल्कि किसके पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। इस बात को जो ध्यान में रख करके जितने भी उन्होंने जो है वो चीज बोले, वो लोग कहलाएंगे किस स्कूल में, नेचुरल स्कूल। यानी इस तरह के सोच रखने वाले, और ऐसे सोच रखने वाले ढेर सारे जूरिस्ट हैं, जिनमें से मैं कुछ के बारे में बात कर रहा हूं। सारे जूरिस्ट इसमें शामिल नहीं हैं। तो अल्पाइन ने क्या बोला, अल्पाइन के अकॉर्डिंग, और अल्पाइन किस में आते हैं, नेचुरल स्कूल। ऐसे एक ही स्कूल है, नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड रियलिस्टिक्स। तो जो नेचुरल स्कूल में है, उन्होंने 2 चीजों को बेस बनाया और कहा, आर्ट और साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। कहा कि वो चीज जो सही है और समुचित है, समुचित का मतलब होता है जितना होना चाहिए, ये इस चीज को बोले हैं। इन्होंने कहा हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। सिसेरो का कहना था कि ये जो है वो नेचर में सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा रीजन है किसी चीज को करने के लिए। यानी कि लॉ को लाने के लिए कहा गया कि किसी चीज का सबसे बड़ा रीजन जो है वो लॉ में कन्वर्ट होता है। यानी चूंकि ये चीज हो रहा था, इसीलिए हमें क्या लाना पड़ा, लॉ लाना पड़ा। द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट, क्या सही है और क्या गलत है, इसका पैमाना जो है वो क्या कहलाता है, लॉ कहलाता है। मैंने नहीं बोला, किसने बोला, जस्टिनियन डाइजेस्ट ने। उनका कहना था कि क्या सही है क्या गलत है, इसको क्या करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। और ये जो तय करना पड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं लॉ। और ये बोलने वाले को हमने किस कैटेगरी में रखा, नेचुरल स्कूल में रखा। रोमन के अकॉर्डिंग जस्टिस इज द मेन गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। कहा कि लॉ का मेन जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल जो है, जो लॉ बनता है उसका यही है कि लॉ के द्वारा न्याय मिलना चाहिए।
देखिए ये बड़ी बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुच्छ प्राणी हूं। मुंह मेरे हैं, बोल किनके हैं? ये बोल हैं रोमन्स के। जो रोमन जूरिस्ट थे उन्होंने ऐसे ही बोला, और इनको हमने किस कैटेगरी में रखा? नेचुरल स्कूल में। अब हिंदू व्यू क्या कहता है? इन्हीं सबको हम नेचुरल स्कूल कह रहे हैं। हिंदू व्यू क्या कहता है? लॉ इज पार्ट ऑफ धर्म। मतलब हिंदू व्यू का कहना है कि लॉ कुछ नहीं है, ये जो है धर्म है। यानी कि अगर कोई चीज अनलॉफुल है इसका मतलब अधर्म है। धर्म मतलब सही, अधर्म मीन्स क्या? गलत। यही तो बोलते हैं ये अधर्मी है। वर्ड नहीं यूज करते थे। दुर्योधन अधर्मी है, इसे इसकी सजा मिलेगी। धर्मराज जो रूल के अकॉर्डिंग चले, भले जो है वो द्रौपदी को जो है वो नीलाम भी कर दे, लेकिन क्या है? धर्मराज नीलाम कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन दिया भी, जा मैं हार गया तो ले जा। कहने का मतलब बस इतना ही है कि इनके अकॉर्डिंग, हिंदू व्यू के अकॉर्डिंग जो है वो लॉ क्या है? धर्म है। ये सोच रखने वाले इन सारे लोगों को क्या कहा गया? नेचुरल स्कूल। और भी स्कूल चलते हैं। अब जो है वो कौन है इसमें? जो है जो जूरिस्ट है उनका नाम है जॉन ऑस्टिन। इन्होंने क्या बोला कि लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन। कहा कि लॉ जो है वो राजा के द्वारा या जो हम पे राज करते हैं उनके द्वारा दिया गया आदेश है। फिर मैंने नहीं बोला, जस्टिन ने बोला। क्या बोला? कि राजा के द्वारा जो है, जॉन ऑस्टिन ने ये बोला। मुझे भी सब के सब याद नहीं है, आप किसी का मुझसे पूछिएगा, जब तक ये मेरे पास में बड़े अच्छे से समझाऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये मेरे आगे से गायब कर दीजिएगा तो मैं आपको ये हाँ, लेकिन जब बहुत टेक्निकल चीज रहेगा तो उसको दुनिया से भी हटा दीजिए तो भी क्या रहेगा? वो यहाँ पे छपा हुआ रहेगा। लेकिन यही मैंने क्या बोला, मेरे लिए आसान, आपके लिए भी आसान, जब तक मैं खड़ा हूं। आप भी सुन रहे हैं, हाँ सर ठीक है, इसमें टेक्निकलिटी क्या? कुछ नहीं है। बस अभी तक तो जो है वो जॉन ऑस्टिन और इधर जस्टिन था, पता ही नहीं चलेगा जस्टिनियन था या ऑस्टिनियन था। ये मिक्स होना क्या होगा? और ये मजा तब आएगा जब हम थोड़ा आगे और बढ़ते जाएंगे। अभी तो नेचुरल से पॉजिटिविस्टिक तक ही पहुंचे, अभी सोशियोलॉजिकल बहुत सारे स्कूल हैं, लगाते हैं चक्कर। बोला गया इट ऑब्लाइज ए सर्टेन कोर्स ऑफ कंडक्ट और इम्पोज अ ड्यूटी एंड इज बैक्ड बाय अ सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब सजा। क्या होता है सैंक्शन का मतलब? सजा। कहा कि ये राजा का दिया हुआ आदेश है और अगर इस आदेश का पालन नहीं होगा तो इसके पीछे जो है वो क्या छुपा हुआ है? सजा। Thus, the command, duty and sanction यानी कि penalty are three element of law। ये किस बाबा ने बोला? जॉन ऑस्टिन बाबा ने बोला कि लॉ के तीन एलिमेंट, कमांड, ड्यूटी और व्हाट। नहीं माने तो क्या मिलेगी? सजा। ठीक है। केल्सन के अकॉर्डिंग क्या है? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। और इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज नॉर्मेटिव साइंस। यानी कि इनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि लॉ डज नॉट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब व्हाट एक्चुअली अकर्स बट ओनली प्रिस्क्राइब सर्टेन रूल। ये नहीं बताता है कि ये चीज क्यों हुआ, रीजन नहीं बता, वो तो साइंस में बताता है। पेड़ से फल नीचे क्यों गिरते हैं, ये कहता है ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। ये कह रहा है कि बस मैं ये बताऊंगा कि अगर ऐसा हुआ तो इस चीज को फॉलो करना है। इसीलिए इसको कौन सा साइंस बोलते हैं? नॉर्मेटिव साइंस। यानी वो साइंस जो किसी चीज के होने की वजह ना बताए, सिर्फ और सिर्फ बताए कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा। ये नहीं बता रहा है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे अगर हम बात करें ग्रेविटेशन, इट इज नॉट नॉर्मेटिव साइंस। ये इसीलिए क्योंकि ये बताता है कि चीज जो है वो ऊपर अगर फेंकते हैं तो नीचे की ओर क्यों गिरता है, उसका क्या बताता है? रीजन बताता है। होगा ये तो बता ही रहा है कि ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा। नॉर्मेटिव साइंस बस यही कहता है, चीज को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? वो नीचे गिरेगा। ये नॉर्मेटिव साइंस। क्यों गिरता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? तब वो जो है वो आपका जो है वो रियल साइंस हुआ। तो नॉर्मेटिव साइंस जो इस बात का जवाब नहीं दे कि ऐसा क्यों होता है, तो कह रहे भाई लॉ क्या है बेसिकली? नॉर्मेटिव साइंस से क्यों का जवाब नहीं देगा, बस ये बोलता है ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ऑल नॉर्म्स डिराइव देयर पावर फ्रॉम अल्टीमेट नॉर्म्स कॉल्ड ग्रंड नॉर्म्स। ग्रंड का मतलब होता है, ये जो है वो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बेसिक। तो कहा कि जितने भी इसमें नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स क्या हो गया? कंडीशंस। वो सब किससे निकल के आते हैं? कुछ बेसिक कंडीशन से निकल करके आते हैं। हिस्टोरिकल डेफिनेशन,
ये इसमें कौन से जूरिस्ट आए? सेविग्नीज। इन्होंने क्या बोला कि थ्योरी ऑफ लॉ कैन बी समराइज किस तरह से? कहा कि लॉ इज मैटर ऑफ अनकॉन्साइसनेस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ, लॉ इज फाउंड नॉट मेड। इनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि लॉ बनाया नहीं जाता है, ये जो है वो क्या होता है? बन जाता है। मतलब क्या तो चीज है? हाँ, डैश किया नहीं जाता हो जाता है, नहीं है गाना, प्यार किया नहीं जाता, यही चीज, मतलब ऐसे धुन याद आया इसीलिए मैंने बोला। तो ये कह रहे हैं ये बनाया नहीं जाता बल्कि क्या होता है? लॉ बन जाता है। तो ये मैंने नहीं बोला, गाना उन्होंने ज्यादा सुना होगा या उस समय वो गाना आया भी ना हो। लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। क्यों? लाइक लैंग्वेज इट वेरीज विथ पीपल एंड, एक जगह की कुछ और कहानी, दूसरे जगह की कुछ और कहानी। तो जब कहानी अलग अलग है तो वहां पे सजा देने का तरीका, किसी चीज का कॉन्ट्रावेंशन का तरीका, वो सब अलग अलग होगा, तो लॉ भी क्या होगा? वहां पे अलग अलग होगा। लॉ शुड ऑलवेज कंफर्म टू पॉपुलर कंसाइसनेस, यानी कि जो सबसे जो है वो कहिए इंपॉर्टेंट और जो है वो सबसे बेसिक जो है कंसाइसनेस रहे, उसके बेसिस, यानी जो सबसे ज्यादा लोगों के बीच में मौजूद रहे, जो सबसे ज्यादा लोगों के बीच में अवेलेबल रहे, जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए रिक्वायर्ड रहे, जो सबसे ज्यादा लोग जिस चीज से इनकाउंटर करे उसको हम लेते हैं। हो सकता है आप भी किसी चीज को इनकाउंटर करते होंगे, लेकिन हर एक चीज के लिए हम लॉ बनाए पॉसिबल नहीं है। जिस चीज से मास ऑफ द पीपल इनकाउंटर्ड होते हैं, जो पॉपुलर है, उसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? लॉ। क्योंकि लॉ तो किसी पर्पस के लिए बनाएंगे, तो कहा कि जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए क्या हो, पर्पस वाली बात हो, वो लॉ हम बनाएंगे। सर हेनरी मैने, इनका क्या कहना था? द वर्ड लॉ हैज कम डाउन विथ टू नोशन। एक है द नोशन ऑफ ऑर्डर एंड द नोशन ऑफ फोर्स। नोशन ऑफ ऑर्डर का मतलब किसी को आदेश दिया जाना, और नोशन ऑफ फोर्स का मतलब है कि अगर उस आदेश का पालन नहीं होगा तो हम फोर्सफुली उस आदेश को क्या करेंगे? उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। ये कहना किनका था? सर हेनरी मैने का कहना था। ये किस स्कूल से थे? एक तरह से हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ इन्होंने दिया था। सोशोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ, ये बेसिकली कहने वाले थे इयरिंग। इयरिंग इन्होंने बेसिकली कहा, इयरिंग इन्होंने बेसिकली कहा द फॉर्म ऑफ द गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी assured by state's power of constraint. There are three elements of this definition. ये कह रहे हैं कि वो लोग जो चीजों को कंट्रोल करते हैं, जिनके द्वारा लोगों को एश्योर्ड किया जाता है कि ये फैसिलिटी आपको मिलेगा, वो है लॉ इज ट्रीटेड एज ओनली वन मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। कहते हैं और कोई तरीका नहीं, सोसाइटी को कंट्रोल करने का बस एक ही तरीका है, क्या बना करके? लॉ। अगर हम लॉ ना बनाएं और लोग खुद ही जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन रहे तो कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, इनका कहना है। और बात गलत नहीं है। आप देखिएगा ट्रैफिक एक्ट बना, कोई जरूरत नहीं था बनाने का। अगर लोग खुद ही जो है वो जब बाइक चलाएं तो हेलमेट पहन के चलाएं, ट्रिपलिंग ना करें, रेड लाइट में जो है वो रुक जाएं, रेड लाइट को जंप ना करें। तो इन्होंने कहा कि लॉ इज ट्रीटेड एज ओनली वन मीन्स ऑफ व्हाट? सोशल कंट्रोल। Law is to serve what? Social purpose. It is coercive, यानी कि मैंडेटरी एंड फोर्सफुल। ऑप्शन नहीं है कि हम इसे माने या ना माने, ये मानना ही पड़ेगा। यानी कि लॉ बना सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, उनके पर्पस को पूरा करने के लिए, और उनके ऊपर ये ऑप्शनल नहीं है, उन्हें ये चीज क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ये कहना इयरिंग का था। रॉस्को पाउंड, इनका क्या कहना था? अब इतने जो आप नाम पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं में से कुछ का चीज थोड़ा क्या किया हुआ है, डिटेल में बस दिया हुआ है। रॉस्को पाउंड, लॉ इज 20th century background and predominating an instrument of what? सोशल इंजीनियरिंग। यानी कि समाज को व्यवस्थित करने के लिए इंजीनियरिंग का मतलब आर्किटेक्ट करना। देखिएगा आगे हम पढ़ेंगे, इसी के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका जब क्रिटिसिज्म हुआ तो लोगों ने बोला इंसान को क्या मशीन समझ रखा है? जो इसको क्या बोला आपने? सोशल इंजीनियरिंग। मतलब जब कोई साइंटिस्ट कुछ कहते हैं और उसी चीज को कोई अगर कट करता है तो देखते हैं उसमें रहता है कि इस साइंटिस्ट के चीज को इन्होंने इस लिमिटेशन जो कह देते हैं,
क्या लिमिटेशन है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ। तो एक ने थ्योरम दिया, दूसरा फिर उसको फर्दर इन्हांसमेंट और इम्प्रूव करता है, तो उसको हम जो है वो अगले लेकर के चलते। तो वैसे ही जब इन्होंने कहा सोशल इंजीनियरिंग, तो इस पे भी जो है वो कुछ कमेंट आए कि भाई क्या मतलब है इसका, सोशल इंजीनियरिंग का क्या सेंस है। तो यहाँ सोशल इंजीनियरिंग तो हमें समझ में आया, समाज को व्यवस्थित करने के लिए हर चीज तरीके से चल सके, इसलिए बोला गया सोशल इंजीनियरिंग। रॉस्को पाउंड थिंक्स ऑफ लॉ एज सोशल इंस्टीट्यूशन टू सेटिस्फाई व्हाट सोशल वांट, कि अगर लॉ नहीं रहेगा तो हम अपने सोशल वांट, जो हमारी जरूरत की चीज है, वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए क्या होना जरूरी है, लॉ। और लॉ रहेगा तभी जो है वो हर चीज, इंजीनियरिंग करने से क्या होता है, हर चीज जो जैसे फंक्शन करना है वैसे ही फंक्शन करेगा, तभी तरीके से फंक्शन करेगा। अब किसका डेफिनेशन है, रियलिस्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ। रियलिस्ट डिफाइंड लॉ इन टर्म ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। वो कहते हैं कि लॉ क्या है भाई, न्याय करने का तरीका है, जुडिशियल प्रोसेस है। और इसी में अकॉर्डिंग टू होम्स, लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन विच पब्लिक फोर्स विल बी बॉट टू बियर अपॉन थ्रू द कोर्ट, जिसमें लोगों को न्याय जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा मिलेगा, कोर्ट के द्वारा मिलेगा। किसने ये बात बोला, होम्स ने बोला। ये किस में आते थे, किस कैटेगरी में, रियलिस्टिक के कैटेगरी में। अब क्या करेंगे हम, इन सारे लोगों ने जो बड़े बड़े बोल वचन बोले उसको जरा कंक्लूड करने की कोशिश करें कि एक्चुअली कहां पहुंचे हम, क्या माने लॉ को। तब इन्होंने कहा कि लॉ प्री सपोज ए स्टेट, यानी कि लॉ मानता है कि कोई ना कोई जो है वो हमारे ऊपर रूल करने के लिए है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल, ये सब क्या कहलाते हैं, स्टेट कहलाते हैं। तो इन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ वेरियस जूरिस्ट फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ। ये सब होना चाहिए तब वो क्या माना जाएगा, लॉ। तो हम कहते हैं इसका मतलब है कि लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, लॉ में प्रोविजन डालने के लिए, कोई ना कोई शासन करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट। द स्टेट सैंक्शन रूल विच आर कॉल्ड लॉ। यहां पे सैंक्शन का मतलब क्या है, यहां सैंक्शन का मतलब पेनल्टी नहीं है, अगले में होगा। सैंक्शन का मतलब कोई चीज अलॉट करना भी सैंक्शन कहलाता है, और इसी सैंक्शन का मतलब पेनल्टी भी होता है। जैसे FINE फाइन मीन्स वेल, आई एम वेल, तो भी आई एम फाइन। और FIN ही है फाइन, फाइन का मतलब क्या हो गया, पेनल्टी। तो वैसे ही सैंक्शन का मतलब यहाँ पे पेनल्टी भी होता है, और सैंक्शन का मतलब है कोई चीज किसी को अलॉट करना, तो यहाँ पे अलॉट से है। द स्टेट अलॉट रूल्स विच आर कॉल्ड व्हाट, लॉ। जो रूल जो है वो गवर्नमेंट ने बना दिया वही क्या बन जाता है, लॉ। फॉर द रूल टू बी इफेक्टिव देयर आर व्हाट, अब देखिए इस सैंक्शन का मतलब क्या हो गया, पेनल्टी। कह रहे किसी भी जो है वो लॉ को क्या बनाने के लिए, रूल को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या होना जरूरी है, सजा। अगर सजा नहीं रहा किसी चीज में तो कोई उस चीज को मानने वाला नहीं है। रूल तो बन गया कि ट्रिपलिंग में बाइक नहीं चलाएंगे, बढ़िया, चलाया तो बिना हेलमेट के बाइक, और बिना हेलमेट के चलाया तो रेड लाइट को जंप नहीं करेंगे, किया तो, यही तो के जवाब में क्या बनता है, पेनल्टी, सैंक्शन। द रूल कॉल्ड लॉ आर मेड टू सर्व सम पर्पस। अब इन सबको मिला करके ये एक डेफिनेशन बना, जिसके तहत कहा गया कि कोई ना कोई जो है वो हम पे शासन करने वाला होता है, उनको वो चीज पे शासन करने के लिए क्या होना चाहिए, वहां पे कहीं ना कहीं जो है वो पेनल्टी का प्रोविजन होना चाहिए। और ये जो रूल बना है वो कोई ना कोई पर्पस को क्या करने के लिए बना है, सॉल्व करने के लिए बना है। क्लियर है, ये जो है इसका डेफिनेशन जो है वो निकल करके आ गया। लॉ आर मेड इफेक्टिव कैसे, तो बाय रिक्वायरिंग डैमेज टू बी पेड फॉर एन इंजुरी ड्यू टू डिसोबेंस। अगर किसी ने लॉ को नहीं माना तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी को नुकसान हुआ है तो सामने वाले को कंपनसेशन देंगे। बाय रिक्वायरिंग, लॉ को कैसे इफेक्टिव बनाएंगे, अगर कोई नहीं माना तो उसे क्या करना पड़ेगा, दूसरे को जो नुकसान हुआ है वो उसको भरपाई करना पड़ेगा। बाय रिक्वायरिंग वन इन सम इंस्टांसेस टू कंप्लीट एन ऑब्लिगेशन एज ही हैज फेल्ड टू परफॉर्म, अगर उसने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया तो ऐसे केस में उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा जो उसे पूरा करना रहेगा। बाय प्रिवेंटिंग व्हाट, डिसोबीडियंस, यानी कि लोग डिसोबीडियंस नहीं करेंगे तभी जाकर के आपका लॉ क्या होगा, लॉ को आपको क्या करना है, इफेक्टिव बनाना है। तो अगर लोग उस चीज को मानेंगे ही नहीं तो इफेक्टिव कैसे होगा। बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग सम फॉर्म ऑफ व्हाट
पनिशमेंट, और किसी न किसी तरह का क्या प्रोविजन रख करके, सजा का प्रोविजन रख करके जो है वो करेंगे। सेपरेट रूल एंड प्रिंसिपल आर नोन एज लॉ, और ये जो लॉ हमारा है ये जो है वो 3 तरह का मेजरली है। एक कह रहे हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि ये चीज नेगेटिव सेंस में नहीं है, जैसे पेमेंट ऑफ टैक्सेस आपको करना है, ना ये कोई पनिशमेंट है ना कुछ और है, ये सब के ऊपर लागू होगा, इसलिए क्या कहलाया, अफर्मेटिव। प्रोहिबिटिव का मतलब होता है वैसे कैटेगरी का लॉ जो आपको मना करता है कि ये मत करना, जो क्या करता है, मना करता है। और वैसा लॉ जो कहता है आपको ये करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैंडेटरी। जैसे आपको टैक्स पे करना है, ये जो है प्रोहिबिटिव होगा या मैंडेटरी, मैंडेटरी, क्योंकि बोला कि आपको टैक्स पे करना है। और अगर कहीं पे बोला जाए कि वेपन आप अपने पास नहीं रखेंगे तो क्या हुआ, और यही आर्म्स एक्ट लॉ ही तो है जो ये कहता है। तो लॉ प्रोहिबिटिंग कंसील्ड वेपन और रनिंग लॉटरी, अगर लॉटरी अलाउड नहीं है तो आप, यानी कि जितने भी तरह के प्रिवेंटिव नेचर हो गए वो सब है आपका प्रोहिबिटिव। परमिसिव, परमिसिव का मतलब है कि ना जो है ये आपका जो है वो आपको ऐसा करने के लिए बोलता है और ना आपको रोकता है, बट करता क्या है, अलाउ सर्टेन कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इफ ही डिजायर टू एक्ट। जैसे आप चाहें तो टैक्स दे, चाहे तो ना दें, हाँ या ना। अगर ऐसा होता तो किस कैटेगरी में आता, परमिसिव। देना पड़ेगा किस में आया, मैंडेटरी में आया। ठीक है, आप किसी को चाकू नहीं मारेंगे, प्रोहिबिटिव। आपके पास बिना लाइसेंस का गन नहीं होना चाहिए, ये क्या हुआ, प्रोहिबिटिव। परमिसिव का मतलब होता है कि ना ये क्या है, मैंडेटरी है, और ना क्या है, प्रोहिबिटिव। जैसे अगर आप जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जिसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी कीमत 100 रुपया या उससे ज्यादा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो। अब मुझे बताइए, क्या प्रॉपर्टी खरीदना ही पड़ेगा, क्या प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, इन दोनों में से कुछ भी नहीं बताया। प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है अगर आता है, इसका मतलब तो क्या होता है, ये प्रोहिबिटिव लॉ होता, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर ये आता कि नहीं खरीदना ही पड़ेगा, जैसे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, तो क्या होता, मैंडेटरी। लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा तो उस पर क्या लगेगा, स्टाम्प एक्ट लगेगा। तो ये जो स्टाम्प ड्यूटी हो गया, ये किस नेचर का हो गया, परमिसिव, कि अगर आप वो करेंगे तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, कह रहे कि लॉ इज नॉट स्टैटिक। क्यों नहीं है स्टैटिक, बदलते समय के साथ सोसाइटी में बदलाव आएगा, उसके अकॉर्डिंग लॉ को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आप देख लीजिए आज के डेट में एन नंबर ऑफ लॉ आप पढ़ रहे हैं, क्या कंपनीज एक्ट 1956 से हम यहाँ पे पहुंचे, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, टेक ओवर कोड, सब जो है वो बदलते गए या नहीं बदलते गए। तो ये जो भी आपका जो है वो क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, वो किस बेसिस पे आता है, ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी में किस तरह के चेंजेज आ रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप लॉ को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि लोगों की कमाई बढ़ रही है कम हो रही, इसके बेसिस पे क्या होता है आपका लॉ में। यानी कि लॉ जो है वो आपका स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, डायनेमिक है, जो कि समय के साथ बदलता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता है। ये हमारा एक पड़ाव था, पहला पड़ाव जो हमने पार कर लिया। अब इसमें दूसरा पड़ाव आता है कि लॉ के जो है वो सोर्सेस क्या क्या है। अब लॉ के सोर्सेस का मतलब क्या हो गया कि लॉ जो हमारा बना है वो डिराइव कहाँ से हुआ है। तो कहा लॉ के डिराइव होने को लेकर के ये वाला बस स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, ये पूरे के पूरे लॉ को जो है वो डिराइव करता है। हाँ, इसमें जब हम जाएंगे तो छोटा छोटा तब आपको बड़ा दिखेगा। अभी एक है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ और दूसरा है आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ, बाकी सब इसके भीतर के पार्ट हो गए। तो देखिए, जब हम कहते हैं प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ, तो इसके भीतर आया कस्टम और कस्टमरी, और दूसरा आया जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट, तीसरा आया स्टैट्यूट और लेजिस्लेचर, और एक आया पर्सनल लॉ। अब बाकी इसी के भीतर के पार्ट हो गए। तो अब एक एक करके हम इसको जो है वो क्या करते जाते हैं, पूरे सीरीज को तोड़ते चले जाते हैं, और ये हमारा कंप्लीट हो। यानी पहले पढ़ेंगे कस्टम और व्हाट, और इसके भीतर दो तरह का आएगा, कस्टम विदाउट सैंक्शन और कस्टम हैविंग सैंक्शन। फिर ऐसे ही करके मूव करते चलते हैं। तो देखिए जरा, हम लोग आ गए
सबसे पहले वाले पे जिसका नाम है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ, और दूसरा हमारा कौन सा है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ। तो ये है आपका प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ का नोमेनक्लेचर, और ये है आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ का नोमेनक्लेचर। ये सारे आपको पढ़ने हैं, ये आपका खत्म कर देगा दूसरा पड़ाव। तो दूसरे पड़ाव की तरफ हम बढ़ गए, जिसमें हमें जानना है ये सोर्स है जिससे हमारे यहाँ लॉ क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। तो चलिए, पहला जो हमारा सोर्स है उस सोर्स का नाम क्या है, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ। और इसके भीतर हमारे पास कितने तरह के हैं, 4 मेजर हैं, कस्टम और कस्टमरी, जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट, स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन, और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू एंड मुहम्मदन लॉ। अब इसमें एक एक करके आइए, कस्टम और कस्टमरी का ये जो लॉ बना है, ये लॉ हमारे चलते हुए कस्टम से निकाला गया, यानी कि हम इसको लॉ नहीं बनाए थे लेकिन हम इसको फॉलो करते थे। ये हमारे समाज में ये परंपरा चल रही थी, और तब हमने कहा कि जब ये चल रहा था तो इसी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉ। जिस समय ये परंपरा के रूप में था, अगर लोगों ने फॉलो नहीं किया तो सजा नहीं मिलता, लेकिन जब इसको किस में आपने कन्वर्ट कर दिया, लॉ में, तो कॉन्ट्रावेंशन होगा तो क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। तो कस्टम और कस्टमरी लॉ को 2 पार्ट में बांटा गया, एक वैसा कस्टम जो विदाउट क्या है, सैंक्शन, और एक आपका क्या है, हैविंग सैंक्शन। एक वैसा कस्टम जिसको फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, सजा मिलेगी, पेनल्टी होगा, और एक ऐसा है जिसके लिए जो है वो सजा का प्रोविजन नहीं है। तो कहा चलिए एक एक करके देखिए। कस्टम विदाउट सैंक्शन, इसका मतलब है कि आपके ऊपर ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, और इसी को बोलते हैं पॉजिटिव मोरालिटी। पॉजिटिव मोरालिटी का मतलब है कि आप जो है वो चाहे तो इसे क्या करें, चाहे तो आप इसको जो है वो करें, चाहे तो इसको ना करें, कहीं कोई इसके लिए पनिशमेंट नहीं है। करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। ये हुआ आपका कस्टम विदाउट, नाम से ही देखिए ना, सैंक्शन हमने क्या बोला, पेनल्टी, ठीक है। दूसरा आपका जो है वो कस्टम हैविंग व्हाट, अगर नहीं किया तो क्या मिलेगा आपको, सजा मिलेगी। और कहा गया दोज विच आर इन्फोर्स्ड बाय स्टेट एंड इफ इट विथ कस्टम दैट वी आर कंसर्न्ड हेयर। तो इसी में 2 तरह के हैं, एक है लीगल और एक क्या है। तो इसका मतलब अगर जो है वो विदाउट सैंक्शन है तब तो काम खत्म, अगर विथ सैंक्शन है तो 2 बातें हैं, या तो वो लीगल होगा या क्या होगा, कन्वेंशनल। लीगल का मतलब हो गया कि ये आपका जो है वो दीज कस्टम ऑपरेट एज बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ एंड दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट। और लीगल कस्टम के 2 पार्ट हो गए, लोकल कस्टम और क्या हो गया, जनरल कस्टम। यानी लीगल कस्टम का मतलब हुआ कि दीज कस्टम ऑपरेट एज बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ। ये आपको क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। हाँ, लीगल कस्टम 2 है, एक लोकल कस्टम और एक क्या हो गया, जनरल कस्टम। ध्यान से समझिएगा, जनरल कस्टम का मतलब हुआ कि ये सारे लोगों के ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर हम बात करें लोकल कस्टम की, तो एक खास एरिया या एक खास तरह के लोगों पे ये क्या होगा, एप्लीकेबल। देखिए आगे इसको और भी हम लोगों ने तोड़ा है। लोकल कस्टम पहले हम देख रहे हैं, तो लोकल कस्टम जो है वो किस तरह से डिपेंड करता है, ज्योग्राफिकल लोकल कस्टम या कौन सा, पर्सनल लोकल कस्टम। ज्योग्राफिकल लोकल कस्टम का मतलब क्या हुआ, इस एरिया में ये एप्लीकेबल होगा और दूसरे एरिया में एप्लीकेबल नहीं होगा। इस लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सारे सीए के ऊपर, सारे सीएस के ऊपर, इनके सारे डॉक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बाकियों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और जनरल कस्टम क्या हुआ, जनरल कस्टम इज व्हाट, जिसमें हम कहते हैं प्रिवेल थ्रू आउट द कंट्री एंड कंस्टिट्यूट वन ऑफ द सोर्स ऑफ लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड। यानी कि ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो क्या हो गया, जनरल लीगल कस्टम। और अगर सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कुछ खास तरह के लोगों के ऊपर, तो क्या बोल देंगे, लोकल कस्टम। और ये लोकल कस्टम किस अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी और किसके अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग। यानी सिर्फ इस तरह के पर्सन पे होगा या सिर्फ इस एरिया में होगा, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग लोकल कस्टम कह देते हैं। और लोकल कस्टम में मैंने बात की 2 तरह से, ज्योग्राफिकल और कौन सा, पर्सनल। तो एक बार जरा यहां बैक कीजिए और देखिए हम लोग जो यहां पढ़ रहे थे वो यही चीज तो था। और वो हमारा क्या था, वो हमारा था कि जो हमारा कस्टम है उसको हमने बांटा था
पहला कस्टम और टेम्परेरी लॉ, इसी में हमने कहा था कस्टम विदाउट सैंक्शन और कस्टम विथ सैंक्शन। कस्टम विदाउट सैंक्शन का मतलब है नो फाइन पेनल्टी, और इसमें क्या है, फाइन पेनल्टी है। लेकिन इसके दो पार्ट, एक लीगल है और एक क्या है, कन्वेंशनल पे नहीं गए, हम लीगल पढ़ रहे थे। तो इस लीगल कस्टम के फिर दो पार्ट हो गए, कौन कौन सा, इस लीगल के दो पार्ट हो गए, एक लोकल कस्टम हो गया और एक क्या हो गया, जनरल कस्टम। जनरल कस्टम सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा और लोकल कस्टम क्या होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है, या तो एक खास एरिया पे एप्लीकेबल होगा या खास तरह के लोगों के ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। लेकिन यही अगर हम जनरल कस्टम कहते तो क्या होता, सारे एरिया में एप्लीकेबल होता और सबके ऊपर एप्लीकेबल होता। अब उसके बाद आएंगे किस पे, कन्वेंशनल पे। तो चलिए फिर यहां पे पहुंचे, जनरल कस्टम, यही हमारा क्या था, जनरल कस्टम। अब इसके दूसरे पे आइए और वो क्या कहलाता है, कन्वेंशनल कस्टम। कह रही है कन्वेंशनल कस्टम है, दीज आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, यूसेज। और कन्वेंशनल का मतलब होता है जो बहुत दिनों तक क्या होता आ रहा है, चलता आ रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, अरे हमारे यहाँ यही कन्वेंशन है। माने हमारे यहाँ इस सिचुएशन में और इस ओकेजन में इसी तरह से होता है, ट्रीट किया जाता है। कन्वेंशनल कस्टम में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज व्हाट, जनरल और लोकल कस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, जो कुछ एरिया के लिए रहेगा वो लोकल हो गया, जो सबके लिए रहेगा वो क्या हो गया, जनरल हो गया। लोकल कन्वेंशनल कस्टम आर लिमिटेड ईदर टू अ पर्टिकुलर प्लेस और मार्केट और टू अ पर्टिकुलर ट्रेड और ट्रांजेक्शन। तो ये मुझे नहीं लगता है कोई खास बात है नीचे वाला। ये लोकल कन्वेंशनल कस्टम आर व्हाट, लिमिटेड ईदर टू पर्टिकुलर पार्ट और मार्केट और टू ए पर्टिकुलर ट्रेड और ट्रांजेक्शन, यानी कि उस पर्टिकुलर ट्रेड ट्रांजेक्शन से ये डिपेंड करता है। तो अब मुझे बताइए, अगर यहां पे कहा जाए कि हमारे पास कन्वेंशनल कस्टम में कितने टाइप हैं, कन्वेंशनल में भी दो तरह का, कौन कौन सा, लोकल और क्या होगा, लोकल और जनरल। कहा यहां भी एप्लीकेबल होगा। Before a court treat the conventional custom as incorporated in a contract, following condition must be satisfied. मुझे एक चीज बताइए, आप इसको कौन सा कस्टम कह रहे हैं, तो कन्वेंशन का मतलब जो चीज क्या हो रहा है, जो चीज क्या है, कन्वेंशनली लगातार लोग उसको क्या करते आ रहे हैं, एक्सेप्ट करते आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वही आपका हो गया कन्वेंशनल। अब जरा देखिए इसमें कन्वेंशनल कस्टम सामने है आपके, एक बार जरा देखिए कि समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है। कन्वेंशन किस चीज को कहते हैं, किस, जो चलते आ रहा हो, सबसे पहला चीज। तो इन्होंने कहा ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, कौन सा, कह रहे कन्वेंशन कैन नॉट अल्टर द जनरल लॉ ऑफ द लैंड, इट मस्ट बी व्हाट। कन्वेंशन तो बड़े सारे, आपको याद होगा बड़े सारे जो है वो रीति रिवाज बड़े खतरनाक थे। कहा कि नहीं, रीजनेबल हो, पुराना हो, ठीक है पुराना है लेकिन रीजनेबल नहीं है तो उसको हम इस नहीं लेंगे इसमें। कहा इट मस्ट बी सो दैट द कन्वेंशन इज क्लियरली एस्टैब्लिश, मतलब कोई डाउट नहीं कि सही में ऐसा होता था, इतने दिन से हो रहा है और चलता आ रहा है कि हर चीज लोग कहते हैं कि यही कन्वेंशन। आप मुझे एक चीज बताइए, एंड फुल्ली नोन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, और ये सबको क्या है पता है। मुझे एक चीज बताइए, आप जब देखते हैं कि छठ में जो है वो सूर्य भगवान को एक समय उगते हुए और एक समय डूबते हुए क्यों अर्घ डालते हैं, तो यही ना बोलेंगे यही कन्वेंशन है, यही कन्वेंशन है। अब यहां पे जो है यानी कि क्या इसमें कोई डाउट, कोई ऐसा होगा कि जिस दिन जो है वो शाम वाला अर्घ रहेगा उस दिन जो है वो उगते हुए सूरज को डल झाड़ के आएगा, और जिस दिन सुबह का होगा उस दिन डूबते हुए, कहा नहीं। अब जो है वो दीपावली में दिए क्यों जलाते हैं, किसी और दिन जलाते, कन्वेंशन है। दीपावली में दिए जलाते हैं, होली में दिए जलाते हैं, और चलिए दीपावली में अबीर खेलते हैं। अगर किसी पार्ट में ऐसा होता हो तो बोला जाता तब ये कंफ्यूजन होता, तब वो कन्वेंशन
तो ये मास लेवल ऑफ लोगों को पता होना चाहिए और लोग उसको क्या करते आ रहे हो, फॉलो करते आ रहे हो। लेकिन ऐसा ना हो कि दीपावली ऐसा होता है जिसमें एक दूसरे को चाकू मारते। कन्वेंशन में बोला कि नहीं, रिजनेबल होना चाहिए, वो इलॉजिकल और इरिजनेबल नहीं होना चाहिए। ये हुआ हमारा कन्वेंशनल कस्टम। अब कह रहे हैं एक कस्टम, कोई भी कस्टम जो है वो कब जो है वो आपका वैलिड माना जाएगा। तो इन्होंने कहा एक कस्टम विल बी वैलिड, कस्टम के बारे में ही बात कर रहे हैं सिर्फ, वैलिड एट लॉ एंड विल हैव द बाइंडिंग फोर्स ओनली इफ, किस किस चीज को, इमोरल यानी एंटिक्विटी। एक कस्टम टू बी वैलिड मस्ट बी प्रूव्ड टू बी इमेमोरियल, इट मस्ट बी व्हाट, एंशिएंट। ये क्या होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, प्राचीन समय से चलता हुआ आना चाहिए। सर्टेनिटी, द कस्टम मस्ट बी सर्टेन एंड डिफाइंड एंड मस्ट नॉट वेग एंड एम्बिगुअस। हर कोई जो है वो कहे कि दीपावली में दिए और होली में रंग, ऐसा ही होना चाहिए। रीजनेबलेंस, ए कस्टम मस्ट बी रीजनेबल, इट मस्ट बी व्हाट, यूजफुल एंड कन्वीनियंट टू। अब देखिए ना, यही जो चीज था इसी को उन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन बस कर दिया। तो कस्टम कस्टम तभी माना जाएगा जब वो क्या हो, पुराना। नहीं पुराना तो कस्टम कैसा। दूसरा, सबको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, कोई वेग नहीं होना चाहिए। और तीसरा चीज क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। पुराना होने से नहीं होगा, लोगों के पता रहने से नहीं होगा, रीजनेबल भी होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। कहा ए कस्टम टू बी वैलिड मस्ट हैव कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व विदाउट एनी इंटरप्शन। और जब से हम इसको देख रहे हैं तब से इसमें कोई परिवर्तन ना आया हो। मतलब क्या कभी ऐसा हुआ है कि दीपावली में जो है वो रंग अबीर खेल लिया या होली के दिन दिए जला दिए, कहा नहीं। तो जब से ये चीज चल रहा है परंपरा, तब से कभी इसमें क्या ना आया हो, इंटरप्शन का मतलब क्या हुआ, चेंज या रुकावट ना आया हो। कंफर्मिटी विथ क्या है, लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। देखिए जो मैंने बोला, क्या होना चाहिए, कंफर्मिटी विथ लॉ। कस्टम अगर रहे चाकू मारने का तो कहा नहीं। और क्या होना चाहिए, पब्लिक मोरालिटी, यानी कि अनइथिकल चीज भी नहीं होना चाहिए, इमोरल चीज नहीं होना चाहिए। कोई एक दिन ऐसा रहे जिस दिन सब एक दूसरे को पकड़ के कूटना शुरू करे, जो जहां मिले। बोला ये सब क्या हो गया, हमेशा पुराने ही समय से हो रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, इमोरल चीज हो गया, मोरालिटी के क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया। यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन, यानी द कस्टम मस्ट बी जनरल, और क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल एंड पीसफुल इंजॉयमेंट। उस कस्टम को क्या किया जा सके, पीसफुल तरीके से एंजॉय किया जा सके। देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी अमंग द कस्टम, वही परंपरा लगातार चलते रहा। आसान शब्दों में कहें, सही बोलो तो पुराने समय से होना चाहिए, एक वैलिड जैसा चीज होना चाहिए, लोगों को साफ तौर पे पता होना चाहिए, और ये इमोरल और इररिजनेबल ना हो, यानी कि रिजनेबल होना चाहिए, इलॉजिकल ना हो। हमने जो है वो अलग अलग क्या पढ़ना शुरू किया, सोर्स। तो पहला सोर्स हमने किया, दूसरा सोर्स किस पे आए हैं, जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट। इसका मतलब इससे भी क्या निकला है आपका, लॉ। मुझे एक चीज बताइए, आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो है वो जजमेंट, उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं जब वो क्या करता है, जब वो ऐसा जजमेंट होता है जो नया रूल डिफाइन कर दे। तो यहां पे कह रहे हैं इन द जुडिशियल फील्ड इट मींस गाइडेंस और अथॉरिटी ऑफ पास्ट जजमेंट ऑफ कोर्ट फॉर व्हाट, फ्यूचर केसेस। हम लॉ की ही तो बात कर रहे हैं कि लॉ का सोर्स क्या है। तो हमने कहा लॉ का एक सोर्स पुराने क्या है, जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट, यानी कि जो दूसरे पहले के जज की सुनाए हुए फैसले हैं वही हमारे लिए क्या बन गया, लॉ बन गया। ओनली सच डिसीजन विच ले डाउन सम न्यू रूल और प्रिंसिपल, उसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ उसको जजमेंट और ऑर्डर कह देते हैं। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, उससे नया रूल बना, नया चीज निकल करके। और ऐसे बड़े सारे लैंडमार्क केसेस होते हैं, जो भी मैं आपको केस वगैरह बताता हूं वो केस होते हैं जिसमें कोई नया बात क्या हुआ, निकल करके आया, और उसके बाद से वो क्या बन गया, लॉ जो है वो बन गया। जुडिशियल प्रेसिडेंट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। पिछले चीज को देख करके करते हैं, दे हैव बीन एंजॉयज हाई ऑथोरिटी एट ऑल टाइम इन आवर कंट्री। और इसी में जो है वो कहा जा रहा है ऐसा इसीलिए कि एक डॉक्ट्राइन है जिसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीसेस।
अब या तो ये इसमें होगा या आगे मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बताऊंगा। इसका मतलब होता है कि हम इसीलिए सोर्स मानते हैं पुराने किए गए चीजों को, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसीजेस कहता है कि अगर कोई चीज सेटल हो गया है तो उसको अनसेटल मत करो। ये इसका मतलब है, जो सेटल चीज है उसको क्या नहीं करो, अनसेटल ना करो। मुझे एक चीज बताइए, एक सेम सिचुएशन में मामला कोई आया, ऋषभ के केस में जो है वो 5,000 रुपए का फाइन लगाया गया। अब मान लीजिए वही मामला जो है वो हिमांशु के केस में आया, तो कहा गया कि ऐसे केस में अगर उन्हें उल्टा पैसा दे दिया जाता तो बताइए पिछले पुराने केस अनसेटल हुए या नहीं। लोग बोले ये क्या बात है भाई, इसमें ऐसे क्या, इसमें क्या कर दिया। इसी को बोलते हैं स्टेट डिसीजन, जिसमें कहा गया कि जैसा आप पहले करते आ रहे हैं क्या करें वैसा ही करें, वरना एक बार जो केस सेटल हो गया वो दोबारा से क्या हो जाएगा, अनसेटल हो जाएगा। हाई कोर्ट, ये जो है वो क्या चीज के लिए हम देख रहे हैं, सोर्स ऑफ लॉ के केस में द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट आर क्या है, बाइंडिंग। ये सब किसके तहत हम देख रहे हैं, जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट। तो कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, ये बड़े ध्यान से समझिएगा, तो जितने भी जो है वो उससे नीचे की अदालत होगी उनके लिए वो लॉ बन गया। हम तो सोर्स ऑफ लॉ ही तो पढ़ रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने अगर जजमेंट सुनाया, एकदम ध्यान से सुनिएगा, तो जितने भी उस राज्य में उससे नीचे की अदालत है उन सबको उसी बेसिस पे फैसला क्या करना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। तो बन गया सोर्स ऑफ लॉ। लेकिन अगर कोई दूसरे जगह का हाई कोर्ट है तो वो जो है वो फोर्स्ड नहीं है, यानी कि अगर जो है वो हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिहार में होंगे उनको उसी चीज के अकॉर्डिंग फैसला सुनाना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वही चीज यूपी की भी बाकी कोर्ट करेगी। अब उसी में देखेंगे नहीं करने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिसीजन को इक्वल बेंचेज इक्वली लेटर डिसीजन विल बी फॉलोड। अब इसमें भी अलग अलग क्या होते हैं, आपके बेंच होते हैं, जिसको हम लोग जो है कहते हैं स्मॉलेस्ट बेंच। का मतलब उसमें कितने जज थे, एक। डिवीजन बेंच में फुल बेंच का मतलब, अब अगर मान लीजिए कि पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया तो हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पे कह रहे हैं कि एक जो है वो जज ने फैसला सुनाया, एक बेंच ने, फिर दूसरे बेंच ने भी सुनाया, और ये बेंच कौन है, उसी हाई कोर्ट के हैं। लेकिन अगर ये दोनों बेंच स्मॉलेस्ट बेंच था, यानी जिसको हम कौन सा कह देते हैं, सिंगल जज, स्मॉलेस्ट बेंच ने फैसला सुनाया और फिर कुछ दिनों के बाद डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया सेम ही चीज पे, किसको माना जाएगा, डिवीजन बेंच को। डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया, फिर फुल बेंच ने फैसला सुनाया था किसी मुद्दे पे, तो किसका मानेंगे, सारे केस आपके पास पड़े हुए, लेकिन कौन सा मानेंगे, फुल बेंच वाला। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक बार जो है वो एक डिवीजन बेंच ने सुनाया, दूसरे बार दूसरे डिवीजन बेंच ने सुनाया, और अभी तक फुल बेंच ने उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया, अब किसको माने, क्योंकि डिवीजन बेंच में तो दो ही जज होते हैं, दोनों बार फैसला डिवीजन बेंच नहीं किया और दो अलग अलग मसला है, फिर मतलब दो अलग अलग उनके जो है वो फैसले आए, किसको माना जाए, कहा गया जो बाद में सुनाया गया है। और अगर मान लीजिए कि फैसला फुल बेंच सुना दे तो का तब बाद और पहले नहीं, जब फुल बेंच है तो डिवीजन बेंच के गए। अगर दोनों का हमारे पास फैसला है तो हम किसको लेकर के चलेंगे, अगर हमारे पास तीनों का फैसला है, स्मॉलेस्ट, डिवीजन और फुल बेंच, किसको लेके चले, हमारे पास जो है वो दो मामला है, दो टोटल केसेस हैं और दोनों केसेस डिवीजन बेंच ने तय किए थे। अब क्या करें, जो लास्ट में, क्लियर है, डिवीजन बेंच ने कुछ फैसला सुना है, सिर्फ स्मॉलेस्ट बेंच ने दिया था, क्या करें, स्मॉलेस्ट बेंच नहीं है, डिवीजन बेंच, सिर्फ स्मॉलेस्ट बेंच नहीं, तीन बार जो है सजा है, तीनों में एक एक जज ही थे, उन्होंने ही सुनाया, तीनों अलग अलग है, अब क्या करें, लास्ट, ठीक है। कहा कि वन बेंच ऑफ सेम हाई कोर्ट कैन नॉट टेक अ व्यू कॉन्ट्रेरी टू द डिसीजन ऑलरेडी गिवन बाय अनदर कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दैट। उसी हाई कोर्ट के जो है वो बेंच से जो है वो गलत उल्टा जो है वो फैसला नहीं सुनाएगा। लेकिन डिसीजन ऑफ डिवीजन बेंच इज रॉन्ग, इट इज बाइंडिंग ऑन अ सिंगल जज ऑफ सेम। कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता फैसला सही था या क्या था, डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया तो सिंगल बेंच का क्या माना जाएगा, स्मॉलेस्ट बेंच का वो क्या माना जाएगा, उसके वो चीज मानना ही पड़ेगा, भले गलत सुनाया या सही सुनाया। द हाई कोर्ट आर द कोर्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट जुरिडिक्शन, देयरफॉर द डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग क्या, अदर हाई कोर्ट, एंड हैज व्हाट
परसुएसिव, चाहे तो माने चाहे ना माने, उसको बोलते परसुएसिव। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के केस में तो अगर फैसला सुनाया तो ऐसे केस में कह रहे किसकी बात मानी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स व्हाट ओन डिसीजन। हाई कोर्ट इज बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन, हाँ या ना? यस। लेकिन कह रहे हैं कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंड बाय इट्स ओन डिसीजन, क्योंकि अपने ही डिसीजन पे फिर रिव्यू भी करते हैं। जहां पे अपील नहीं जा सकता वहां पे सिर्फ क्या होता है, रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, याद कीजिए हम लोग सीपीसी सीआरपीसी में कोर्ट वगैरह की बहुत बात करते थे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, आप उसको क्या नहीं कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब चैलेंज नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे हुजूर दोबारा क्या किया जाए, विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंड द डिसीजन ऑफ व्हाट प्रिवी काउंसिल ऑफ फेडरल कोर्ट। जैसे कि हमारा जो है वो कमिटी होता है, वैसे ही जो है वो इनके क्या होते हैं, इनके प्रिवी बॉडी होते हैं, कहा उनके लिए ये अकाउंटेबल नहीं है। दस द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट एज इट ऑपरेट इन इंडिया लेज डाउन दैट अ प्रिंसिपल द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट मस्ट बी फॉलोड बाय कोर्ट सबऑर्डिनेट टू, यानी कि हाई कोर्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट मानने के लिए क्या है, कंपल्सरली बाउंड है, ना कि कौन, सुप्रीम कोर्ट। अब आपके जो ये जजमेंट होते हैं, कौन जजमेंट सुनाया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसको जो है कितने तरीके में हम बांटेंगे। और घबराई नहीं, ये वही तरीका जो हमने भाई सिंगल बेंच, डिवीजन बैंक और ये सब बोला। कह रहे डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्रिएट एंड अप्लाइज अ न्यू रूल ऑफ लॉ, और ए डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट इज एज गुड एज व्हाट सोर्स ऑफ, ऐसा जजमेंट जिसमें नया चीज निकल करके आया वो अपने आप में क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। परसुएसिव प्रेसिडेंट यानी कि वन जज आर नॉट ऑब्लाइज टू फॉलो इट। जज चाहे तो उस केस के जो है फैसले को माने, चाहे तो नहीं माने, बट विच दे विल नॉट कंसिडर एंड टू विच दे विल अट्रैक्ट ग्रेट वेट एंड इट सिम्स टू डिजर्व। बट वो चाहे तो इसको क्या करते हैं, कंसीडर जरूर करते हैं। तो ऐसे चीज को हम कौन सा बोलते हैं, परसुएसिव प्रेसिडेंट। हम, मेरे ऊपर कंपल्सर नहीं कि मैं इसको मानूं, लेकिन मैं वहां से क्या ले सकता हूं, रेफरेंस ले सकता हूं। द डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट आर ओनली परसुएसिव प्रेसिडेंट, किसके लिए, अनदर हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट ने अगर फैसला सुनाया, पटना हाई कोर्ट ने सुनाया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसको चाहे तो माने चाहे, परसुएसिव का ये मतलब है, उससे रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर पटना हाई कोर्ट ने सुनाया है तो ऐसे केस में जो है वहां के जितने भी जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो क्या करेंगे, उनके लिए ये परसुएसिव रहेगा नहीं, उनके लिए परसुएसिव नहीं रहेगा। यानी एब्सोल्यूट अथॉरिटी प्रेसिडेंट, एन अथॉरिटी प्रेसिडेंट इज वन विच जज मस्ट फॉलो वेदर दे अप्रूव ऑफ इट और नॉट। एब्सोल्युटली व्हाट, authority. इसका एग्जांपल देखिए, अथॉरिटी प्रेसिडेंट इज लीगल सोर्स ऑफ लॉ। एवरी कोर्ट इन इंडिया इज एब्सोल्युटली बाउंड बाय डिसीजन ऑफ व्हाट, कोर्ट सुपीरियर टू इटसेल्फ। उसी को कौन सा प्रेसिडेंट बोलते हैं, एब्सोल्युटली अथॉरिटिव प्रेसिडेंट। यानी कि जो किसने फैसला सुनाया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की नहीं, उससे ऊपर की अदालत ने जो सुना दिया उससे नीचे की अदालत को वो क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। इसका मतलब है all court are absolutely bound by the decision of what। ऐसा क्यों बोला, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा कोर्ट रहा तो है ही नहीं, इसीलिए लिखा हुआ, इसलिए हाई कोर्ट के केस में नहीं बोला। तो कह रहे हैं कि कोई भी कोर्ट, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने किया तो किसको मानना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाकियों को। इसलिए कहा कि यहां पे कह रहे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट है, जो भी जो उससे ऊपर का जो है कोर्ट है, उसने जो डिसीजन सुना है वो आपको मानना पड़ेगा। और इसीलिए हर केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो हर जो है वो स्टेट मानेगा। ये नहीं कि पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो वैसे केस में जो है वो हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको मानेगा, और जो है वो कोई दूसरा, मान लीजिए अगर जो है वो आपका कोर्ट है पूर्णिया, जो है वो हाई कोर्ट हो सकता है उसको ना माने, पूर्णिया जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना माने, दरभंगा जो है वो ना माने। कहा नहीं, अगर वहां के हाई कोर्ट ने माना तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई दूसरे जगह का जो है वो कोर्ट है तो
परसुएसिव, चाहे तो माने चाहे ना माने। कंडीशनली अथॉरिटिव, अब एक बार जरा इस वाले को पढ़ के देखिए, तो देखिए आप कंडीशनली अथॉरिटिव समझ पाते हैं या नहीं। ये है कंडीशनली अथॉरिटिव। अथॉरिटिव का मतलब क्या है? पत्थर की लकीर, क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ठीक, कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया, जितने भी उसके लोअर कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, सबको क्या करना पड़ेगा? उस राज्य के मानना पड़ेगा। लेकिन इट इज ओनली कंडीशनली अथॉरिटिव। कंडीशनली है, चाहे तो माने चाहे ना माने। कब? व्हेन साइटेड, साइटेड का मतलब जब इसी केस को प्रस्तुत किया गया है किस बेंच के सामने? उसी हाई कोर्ट के। कौन सा बेंच है ये? अरे भाई, डिवीजन बेंच किसको बोलते हैं? 2 जज का। तो कह रहे 2 जज वाला बेंच जो है वो सिंगल जज वाले बेंच को फैसले को माने या ना माने, ये उनके ऊपर है। क्या है? उनके ऊपर है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर ये नहीं है। चाहे सिंगल ने बोला, चाहे डबल बेंच ने बोला, चाहे आपके जो है वो एक तो आपका सिंगल बेंच, दूसरा क्या है? डिवीजन बेंच, और तीसरा क्या है? फुल बेंच। सब मानना पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं कि फैसला तो सुनाया था सिंगल बेंच ने, डिवीजन बेंच अभी फैसला सुना रहे। लेकिन ऐसा ही केस आया था, तो कह रहे डिवीजन बेंच चाहे तो उनके चीजों को चाहे तो क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं, चाहे तो ना करे। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या करना पड़ेगा? सिंगल बेंच वाले ने भी बोला तो उसको मानना ही पड़ेगा। अब देखिए तो ये यही मीनिंग अब दे रहा है या अब कुछ और मीनिंग आ रहा है? बट ओनली कंडीशनली अथॉरिटिव। कंडीशनली उनके ऊपर अथॉरिटिव है। व्हेन साइटेड बिफोर व्हाट? डिविजनल बेंच ऑफ व्हाट? सेम हाई कोर्ट। क्लियर है? लेकिन सोचिए जरा, अगर फुल बेंच होता तो फुल बेंच ने फैसला सुनाया था और तब वो पहुंचता किसके पास? डिवीजन बेंच के पास। तो बोला गया तब हम इसको कंडीशनली अथॉरिटिव के एग्जांपल में नहीं रखते, तब हम इसको रखते हैं अथॉरिटिव के। इसीलिए तो कंडीशनल पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब यही वर्ड याद है आपको, डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट? उसी को थोड़ा डिटेल करके बोला कि सेम केस का फैसला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए हर बार। यानी एक ही जैसे चीज का फैसला एक जैसा होना चाहिए, वरना क्या होगा? जो चीज ऑलरेडी क्या हो चुका है, सेटल हो गया है, उसको आप क्या कर रहे हैं? अनसेटल कर रहे हैं। जो स्टैब्लिश हो गया है, यानी कि इसी सिचुएशन में अगर ये सजा मिली थी तो वैसा जब भी सिचुएशन होगा क्या होना चाहिए? वैसा ही होना चाहिए। ये डॉक्ट्राइन कहता है। रेशियो डिसेंडी, ये सब हम लोग देख रहे हैं। सोर्स ऑफ लॉ, कैसे लॉ निकला है जजमेंट से। कह रहे हैं कि किसी भी केस में रेशियो डिसेंडी क्या है, ये बेसिकली आपको देखना रहेगा। अब कहिएगा रेशियो डिसेंडी क्या हुआ? तो जो आपके जो है एलिमिनेटिंग द इमटेरियल एलिमेंट इज नोन एज व्हाट? रेशियो डिसेंडी। मतलब वो मेन मुद्दा, क्या मेन मुद्दा है? मेन मुद्दा ये हुआ कि इतने हीनियस तरीके से किसी को मारा, तो उस केस का रेशियो, और भी चीज उसमें वो होंगे, बस से आया हुआ, ट्रक से आया हुआ, वहां से गया होगा, वो गया होगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि 4 लोगों ने एक बंदे को मारा, लाठी से पीट पीट के मारा, बहुत अनह्यूमन तरीके से मारा। ये इसमें क्या हो गया? रेशियो डिसेंडी। लेकिन बस इतनी ही बात नहीं है, और भी बात है। पहले झगड़ा हुआ, फिर ये हुआ, फिर कहा सुनी हुई, फिर ये हुआ, फिर बोला मैं देखूंगा, तो बोला तू देखेगा, नहीं देखता हूं, ये सब हुआ। अल्टीमेटली 4 लोगों ने बिना धारदार चीज से किसी को मार मार के मार दिया। इसका तो बहुत दर्दनाक मौत। कहते धारदार से मारा, इसका मतलब जल्दी मर गया होगा, गोली मार दिया, खत्म। लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं, पकड़ करके आप इतने शक्तिशाली 4 लोग कि सिर्फ पटक पटक के या फेंक फेंक के दीवार में सर मार मार करके मार दिया, कहा गया अगर ऐसा हुआ तो ये हुआ उसका रेशियो डिसेंडी। क्या हो गया? रेशियो डिसेंडी, जो मेन एस्पेक्ट है। तो हम इसमें ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ओनली एप्लीकेबल टू दैट केस बट टू अदर केस ऑल्सो आर ऑफ सिमिलर नेचर। यानी कि सारी बात नहीं मिल रही है। पिछले केस में क्या था? पिछले केस में था 2 लोग जा रहे थे, एक को पकड़ लिया, एक को पकड़े हुए दूसरे को उसके सामने ही जो दीवार पे मार मार के मार दे रहा है, और वो लोग जो पिक्चर देखने के लिए गए थे, ये सब कहानी है। दूसरा मसला कुछ और है। उसमें क्या हुआ था? उसमें जो है वो कहीं जो है वो रोड से जो है वो जा रहे थे और किसी बात पे कहा सुनी हो गई और उस पे ये हुआ।
पहले दूसरे, और कभी हो सकता है दूसरे मामले में क्या हो, घर से गया, घर से निकाल करके लोगों को डराने के लिए, लोगों के बीच में खौफ पैदा करने के लिए, ऐसे क्या। कहने का मतलब दोनों में कहानी अलग अलग है, लेकिन रेशियो डिसेंडी क्या लिया गया। पिछले केस में आपने जजमेंट सुना है कि किसी को दीवार पे सर पीट पीट के मारने को आपने हीनियस कैटेगरी में रखा और उसके लिए आपने मौत की सजा सुनाई। तो इस केस में भी क्या होगा, रेशियो डिसेंडी वही है, तो हम वो वाला चीज क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। डिट्टो कहानी सेम नहीं है, लेकिन ये बात सेम है कि मारा किस तरीके से, ये क्या हो गया, रेशियो डिसेंडी। क्लियर है ये चीज। और ऐसा भी हो सकता है सारा चीज सेम हो जाए कि जो है अगला केस हुआ, उसको भी घर से निकाल करके मारा, तो वो सेम चीज हो गया। अगर जो है वो रोड रैश में ऐसा हो गया, तो रोड रैश से सारा चीज मैच कर गया एग्जैक्ट केस में। लेकिन अगर एग्जैक्ट केस मैच नहीं भी करे, तो भी अगर उसमें कोई रेशियो डिसेंडी है, मेन एस्पेक्ट है, तो उस मेन एस्पेक्ट पे जो आपने फैसला सुनाया, उसको इस केस में क्या कर सकते हैं, आप सुना सकते हैं। इट इज फॉर द जज टू डिटरमाइन द रेशियो डिसेंडी। लेकिन ये किसके ऊपर है कि पहले आप देखिए तो कि उस केस का रेशियो डिसेंडी आप क्या लेते हैं और इस केस का रेशियो डिसेंडी मतलब क्या मेन बात था। ऑबिटर डिक्टा, ऑबिटर डिक्टा का मतलब देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि सेम केस है, यानी स्टेयर केसेस, तो कहा सेम फैसला सुनाओ। दूसरे में कहा कि रेशियो डिसेंडी है, तो आप रेफरेंस ले सकते हैं। अब कह रहे हैं ऑबिटर डिक्टा, अगर सेम रेशियो डिसेंडी मिला तो लीजिएगा, पूरे केस नहीं मिल रहा है। ऑबिटर डिक्टा कहता है सेड बाय द वे। इसका मतलब यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि फैसला सुनाते वक्त और भी बहुत सारी बात कही जाती है। जैसे आपको वीर जारा मूवी याद है, कोई देखे हैं? वीर जारा, जरा है या जारा, जो वीर जारा मूवी जो इंडियन फ्लाइंग ऑफिसर का है। अब जो है वो दूसरे कंट्री में गए, वहां पे उनको जो है वो जासूस घोषित किया गया और बहुत दिनों तक रखा गया। पता चला कि ये सब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था, वो ऐसे नहीं किए थे। अब मुझे बताइए, इसमें जो है वो रेशियो डिसेंडी क्या था कि एक पायलट को जासूस डिक्लेयर करके, गलत तरीके से डिक्लेयर करके जेल में रखा गया था। यही था रेशियो डिसेंडी। अब इसमें जो है वो रेशियो डिसेंडी था, तो इसमें यह था कि इसमें फैसला क्या आया, इन्हें छोड़ दिया जाए। ठीक है। अब देखिए ऑबिटर डिक्टा इसमें क्या है। ऑबिटर डिक्टा है, बात इतनी है, अब इसको जज फैसले में क्या कह रहे हैं। हमें ये बहुत अफसोस है और पाकिस्तानी हुकूमत इस चीज के लिए शर्मसार है कि आपके साथ ऐसा हुआ है और इसके लिए आपके जीवन के कीमती समय गए हैं। हम आपके वो समय जो है वो वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम जो है ये आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे देश के इस चीज को माफ करें और हम आपको इसी समय आपके सारे सम्मान वापस करें। सारे सम्मान आपको वापस करते हैं, आपको मुक्त करते हैं, ये फैसला है। इससे पहले जो बोला है बोल वचन, दैट इज कॉल्ड ऑबिटर डिक्टा। बाय द वे, कौन कौन सा बात बोला। हमें अफसोस है कि पाकिस्तानी हुकूमत दिस हम आपके उतने कीमती साल वापस नहीं ला सकते। दिस आर कॉल्ड व्हाट, ऑबिटर डिक्टा। अब कहा गया कि ऑबिटर डिक्टा का क्या लेना देना है। कहा कि अगर आपको जरूरत पड़े तो किसी केस में जो चीज रेशियो डिसेंडी था उसको तो लेते ही हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप चाहें तो किसको कंसीडर कर सकते हैं, ऑबिटर डिक्टा, जिसमें कहा गया कि किसी चीज के लिए, किसी के एक्ट के लिए, पुलिस के एक्ट के लिए देश को जो है वो क्या कहा गया, अकाउंटेबल किया गया। तो ये क्या कहलाया, ऑबिटर कहा गया। ऑबिटर डिक्टा जो है बहुत कम इस्तेमाल होता है सोर्स ऑफ लॉ की तरह, लेकिन होता है। लेकिन रेशियो डिसेंडी क्या होता है, उससे ज्यादा होता है। और स्टेयर केसेस, उसका तो हमें पूरा कहानी ही पढ़ लिया कि अगर सिंगल बेंच टू सिंगल बेंच है तो मानना ही पड़ेगा, सिंगल टू आपका जो है वो डिवीजन बेंच है तो फुल बेंच है। तो स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन कुछ नहीं, यहां पे देखिए, लेजिस्लेशन इज व्हाट, सोर्स ऑफ law which consists in declaration of legal rule by authority in sometime called written law, जिसको कहते हैं जस स्क्रिप्टम का मतलब क्या हो गया, रिटन लॉ। और कभी कभी ये क्या होता है, जस अनस्क्रिप्टम यानी कि अनरिटन लॉ। इट इज प्रेफरेबल कि लॉ कैसा हो हमारा, इनैक्टेड लॉ हो। इनैक्टेड लॉ का मतलब है कि कौन इसे बनाएगा,
चाहे तो स्टेट जो हमने पढ़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, या लोकल बॉडी बना सकती है, या फिर अदर अथॉरिटी जो है वो बना सकती है। बट कहा गया इट शुड बी इनैक्टेड। इनैक्टेड मतलब एक रिटन क्या होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। और वो जो बना वो हमारा क्या हो गया, सोर्स ऑफ लॉ। जितने भी लॉ कानून कहां से पास हुए, लेजिस्लेशन में पास हुए, वो हमारे लिए क्या हो गया, सोर्स ऑफ लॉ। लॉ कहां कहां से बनते, यही हम पढ़ रहे हैं। तो कहां से बनते हैं, लेजिस्लेचर में, आपका पार्लियामेंट में, और स्टेट लेजिस्लेचर में आपका जो है वो कहां पे बनते हैं, म्युनिसिपल, या हमने पंचायत, ये सब स्टेट के कैटेगरी में जो थे, कहा इनमें से किसी भी जगह पे बन सकते हैं। तो कहा कि ये जो है वो मेजर सोर्स ऑफ लॉ हो गए। पर्सनल लॉ, कुछ लॉ आपके जो है वो कहां से निकल करके आए हैं, कहा कुछ लॉ हमारे जो है वो वेद, पुराण, इन चीजों से निकल करके आए हैं। जैसे द स्मृति विच इंक्लूड 4 वेदास, स्मृतस विच रिकर्शन ऑफ ऋषि, देयर आर 3 मेन स्मृति, मनु, यज्ञवालिका और नारदा। कहा कि हमारे कुछ लॉ जो है वो कहां से निकल के आए हैं, कुछ पुराण और इन चीजों से निकल के आए हैं। ये भी हमारे क्या है, एक लॉ के सोर्स है। देखते हैं आज भी हम कहते हैं किसी चीज में, भागवत गीता में ऐसे है, ये है। तो इन चीजों को अगर आपने सोर्स बनाया लॉ बनाने के लिए, तो उसको हमने क्या बोल दिया, पर्सनल लॉ बोल दिया। लेकिन ये सिर्फ हिंदू का ही नहीं, जैसे हिंदू में हमने नाम लिया, वैसे ही जो है वो आपका जो है वो मोहम्मदन में भी जो है वो होली कुरान हो सकता है, हदीस हो सकता है, इजमास हो सकता है, और बाकी मुझे तो नहीं पता, ये आपको तो नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, कियाज हो सकते हैं। ये सब जो है वो क्या कहलाया, हमारा पर्सनल लॉ, जो कि किससे बना है, हमारे पुराने ग्रंथ, पुराण और पुराने चीजों से बना है। अभी तक जो देखा था कौन सा लॉ था, अब किस में आ रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ। तो सेकेंडरी को जो है वो 2 कैटेगरी में रखा गया, एक है सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ, एक है जस्ट इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो कहा गया कि जस्ट इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, इसके कैटेगरी में क्या आता है, तो कहा गया कि द कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट इफ द पॉइंट एट इशू इज नॉट कवर्ड बाय स्टैट्यूट और कस्टम। कहा कि इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ तब है जब कोई कानून उस समय बना हुआ ना हो, तो किस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, पर्सनल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उस मुद्दे के लिए ऑलरेडी कानून बना है तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी रूल, कोई रूल, कोई लॉ नहीं बना हुआ है, ऑफ सेकेंडरी लॉ और कस्टम और कुछ भी रूल नहीं बना हुआ है ना, पर्सनल लॉ, द इंडियन कोर्ट अप्लाई, अगर कोई लॉ नहीं है तो पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ भी नहीं है तो कहा गया अप्लाई डिसीजन ऑफ केस, व्हाट इज नोन एज, व्हाट किस बेसिस पे फैसला लेंगे, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, यानी कि उस सिचुएशन में क्या सही होना चाहिए उस बेसिस पे फैसला लेंगे। विच मे मीन द रूल ऑफ इंग्लिश लॉ, आप जो है वो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इसी सर्कमस्टांसेस में कोई इंग्लिश लॉ कोई बना हुआ है जो आपको बताता है कि ये फैसला लेना चाहिए, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। कब इसका इस्तेमाल किया, जब हमारे देश में कोई लॉ बना हुआ नहीं है, तो कौन सा लॉ को यूज करेंगे, पर्सनल लॉ। पहले पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ भी हमारा नहीं है अवेलेबल, तो क्या करेंगे, उस सिचुएशन में जो कोई इंग्लिश लॉ कोई बना हुआ है तो उसकी मदद हम ले सकते हैं। When the law was silent on matter, they should decide the cases in accordance with justice, equity and, अगर जो है वो सारे लॉ साइलेंट है तो उस सिचुएशन में एक रीजनेबल अप्रोच जो होना चाहिए वही आप लेकर के चलेंगे, और उस सिचुएशन में फैक्ट के बेसिस पे आप फैसला सुनाएंगे। लेकिन अगर उसके लिए ऑलरेडी लॉ बना है तो लॉ को फॉलो करेंगे, नहीं है तो किसको लेंगे, पर्सनल लॉ लेंगे। पर्सनल लॉ भी नहीं है तो उस केस में कोई इंग्लिश लॉ होगा तो क्या करेंगे, हम उसको ले लेंगे। वो भी अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, जो एक कॉमन सेंस कहता है उस केस में ये चीज सही है और पर्याप्त है, उसके बेसिस पे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी रूल ऑफ हिंदू लॉ, द कोर्ट हैज ऑथोरिटी टू डिसाइड केसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस अनलेस इनकंसिस्टेंट विथ व्हाट, हिंदू लॉ, जिसको पर्सनल लॉ कहते हैं। का बाकी लॉ है तो अपनी जगह है, नहीं है तो आप हिंदू है, कौन सा लॉ उठाया, हिंदू लॉ। कहा कि अगर ये हिंदू लॉ भी उस मामले में कुछ नहीं कहता है तो कहा कि आप जो है वो इक्विटी, गुड कंसाइंस और किसके बेसिस पे, जस्टिस,
और इक्विटी का मतलब होता है उस समय क्या पर्याप्त है, और जस्टिस का मतलब तो न्याय है, और गुड कंसाइंस का मतलब है कि सही सोच के साथ, एक कॉमन सेंस के साथ उस समय जो हो सकता है का उसके बेसिस पे आप क्या करें, चीजों को फैसला करें। दूसरा हमारा है सोर्स ऑफ कौन सा लॉ, इंग्लिश लॉ। ये सब सेकेंडरी के हैं, जिसमें से कहा गया कॉमन लॉ, कहा गया कि कॉमन लॉ इज व्हाट, ये हम सोर्स किसका ले रहे हैं, इंग्लिश लॉ से हम अपने देश में लॉ का सोर्स ले रहे हैं। अनरिटन लॉ ऑफ व्हाट, इंग्लैंड, विच इज कॉमन टू द होल ऑफ द पीपल, रेल्म का मतलब पीपल हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ इवॉल्व बाय जज इन मेकिंग डिसीजन ऑन द केस दैट आर बॉट टू हिम, जिसके बेसिस पे अनरिटन लॉ ऑफ इंग्लैंड, तो वो क्या कहलाया, वहां का कॉमन लॉ है, उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, वी हैव नो प्राइमरी लॉ, कोई लॉ नहीं बने हैं, एंड देयर इज नो पर्सनल लॉ, वो भी अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो सिचुएशन गिवन इन एनी इंग्लिश लॉ, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, जो वहां पे कॉमनली एक्सेप्टेबल है, भले रिटेन नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लॉ मर्चेंट, यानी कि जो लॉ किसके लिए बना है, ट्रेड के लिए बना है, उसको हम कौन सा बोलते हैं, लॉ मर्चेंट। और यहां पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमारा कहता है कि ए सेट ऑफ लूज रूल्स टू अवॉइड द स्लो पेस ऑफ चेंजेस एंड पॉसिबल हार्शनेस और इनिक्विटी ऑफ कॉमन लॉ, आपके लिए होना ये चाहिए कि आप लॉ को क्या करें, आप जो है वो लॉ को जो है वो रिटेन में रखें, प्रिंसिपल जो है वो लॉज बनाएं, ताकि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई फैसला अगर सुनाना रहे तो आप उसको बता सके। यहाँ पे कोर्ट ऑफ चांसरी का जो है मतलब है इंग्लैंड की कोर्ट है, कहा कि अगर कुछ भी नहीं तो वहां की भी कोर्ट क्या करती है, प्रिंसिपल ऑफ किसको फॉलो करती है, इक्विटी को फॉलो करती है। और प्रिंसिपल इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि बस वैसे रूल जिसको जो नहीं बने होने के कारण आपके जो है वो ऑर्डर के स्पीड को या उसको रिजॉल्व करने के स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कहा गया कि ऐसे केस में आप प्रिंसिपल ऑफ किसका इस्तेमाल कर ले, इक्विटी का इस्तेमाल कर ले। और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हुआ कि उस सिचुएशन में जो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप फैसला सुनाएंगे। व्हेन देयर आर नो रिमेडी और इनएडिक्वेट रिमेडी इन, कहां पे, तो अब देखिए अगर हम शुरू करें चीजों को देखना तो ये आपका स्टार्ट कहां से होता है, इसी में जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह है वो किस में आता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी उस समय क्या सही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए मैं 2 चैप्टर नहीं पढ़ाता, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो ऐसे केस में आपको पैसे नहीं मिलने चाहिए, बल्कि आपको क्या मिलना चाहिए, आपको ऐसा ऑर्डर मिलना चाहिए जिसमें मैं यहीं आकर के आपको क्या करूं, पढ़ाऊं। तो ये हुआ इक्विटी का मतलब, यानी कि उस सिचुएशन में वही वाला स्पेसिफिक चीज होना चाहिए, ना कि क्या दे दिया जाए, पैसा। तो कहीं पे पैसा, कहीं पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ये है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी कि किस सिचुएशन में क्या जो है वो सही होना चाहिए। लेकिन इसकी जरूरत कब पड़ेगी, व्हेन देयर इज व्हाट, सबसे पहले व्हेन देयर इज नो लॉ, देन वी विल गो थ्रू व्हाट, पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ भी नहीं है तो हम किससे जाएंगे, अगर इंग्लिश लॉ वो भी नहीं है तो कॉमन लॉ से वहां जाएंगे जो अनरिटेन है, हम उसको फॉलो करेंगे। और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो हम किसको यूज करते हैं, कॉमन सेंस को यूज करते हैं कि एक नॉर्मल आदमी उस सिचुएशन में क्या जो है वो चीजों को इंटरप्रेट करता। और स्टैट्यूट लॉ का मतलब क्या हुआ, वो लॉ जो क्या है, वो लॉ जो कहां से बने हैं, किसी न किसी जो है वो लेजिस्लेचर के द्वारा जो है वो बने, चाहे वो पार्लियामेंट होगा, चाहे क्या होगा, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर जो भी होगा, या क्या हो सकता है, डेलीगेटेड। अब देखिए हमने चूंकि पढ़ लिया है वो तो थोड़ा इसको कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव हमें पता है, जिसको हमने लॉ बनाने का क्या दिया हुआ है, जैसे हमने कहा सेबी को दिया है, तो वो सेबी हो सकता है, वो हमारा जो है वो कोई और जो है वो बॉडी हो सकता है। ब्रांचेस ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसमें प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पूरा का पूरा हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या किया है, पढ़ा है। लेजिस्लेटिव हो गया यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव आपका, फिर जो है पार्लियामेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, वो सब जो लॉ बने उसको कौन सा लॉ बोला,
कॉन्स्टिट्यूशनल। क्रिमिनल लॉ हमें पता है, सिविल लॉ हमें पता है, मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ, इस पे थोड़ा हम बातचीत करेंगे। और इस पे बातचीत नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये अलग से एक पूरा का पूरा हमारा क्या है, चैप्टर ही, और यहां से ही जो है इसके तार निकले हुए, देख रहे कहां कहां सब जुड़ रहा है। तो ये हमारा जो है यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का चलेगा। तो हमें यहाँ जो देखना रहेगा वो कौन सा देखना है? हमें जो देखना है वो देखना है मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ देखना है। तो मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ का मतलब क्या हुआ? वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो है वो हमारा जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि इसके लिए हमारे पास पहले कोई लॉ नहीं था। हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ से ये क्या होता था? गवर्न होता था। नहीं बना हुआ था कोई लॉ, तो हिंदू लॉ, इसी को पर्सनल लॉ बोलते हैं ना। व्हेन देयर इज नो लॉ तो वी हैव टू फॉलो विच लॉ? तो हमारे जो है वो हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ से गवर्न होता था। फिर इसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि हमारे देश में जो है वो आ गया यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ मर्केंटाइल लॉ, जिसका नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमने पढ़ा था। तो फिर हमने इसको जो है वो फॉलो करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब कह रहे हैं कि भाई मर्केंटाइल लॉ, जो इंडियन मर्केंटाइल लॉ है, उसका सोर्स क्या है? तो कहा उसका एक सोर्स कौन सा है? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। और एक है जो कहां पे जो है वो आपका एक्ट जो है वो इनैक्ट हुआ है, जैसे पार्लियामेंट में या कहां पे, स्टेट लेजिस्लेचर में। तीसरा चीज क्या है? ये बिल्कुल वैसे जैसे बाकी सोर्स ऑफ लॉ थे वैसे ही है, ये बस अंतर इतना ही है कि वो सोर्स ऑफ लॉ था, ये सोर्स ऑफ क्या है? मर्केंटाइल लॉ। बस इतना ही अंतर है। तो सारे चीज तो सेम होंगे। कस्टम और किससे? ट्रेड यूसेज से। इंग्लिश जुडिशियल डिसीजन, कस्टम और ट्रेड यूसेज। एक वर्ड है जिसका है नाम जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है, जुरिस का मतलब है लॉ और प्रूडेंस का मतलब क्या है? नॉलेज। तो कह रहे हैं कि लॉ का नॉलेज, लॉ को किस तरह से हम क्या करें, इंटरप्रेट करें, किस तरह से उसको समझे। क्योंकि लॉ में भी हमें पहले चीजों को समझना पड़ेगा, तभी हम उसके अकॉर्डिंग जाकर के चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्सटेंसिव लॉ टीच अस आवर राइट। इसमें दो है, एक सब्सटेंसिव लॉ आता है और क्या आता है? प्रोसीजरल। तो सब्सटेंसिव लॉ राइट, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, इसको क्या करता है? इसको डिफाइन करता है। बट jurisprudence would not only analyze what right, duties and obligation and how do they emerge in society, कह रहे would go into analysis of। कहते हैं कि jurisprudence का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि jurisprudence का मतलब है लॉ को समझना। लॉ में जो लिखा हुआ है वो बात हम समझ गए, लेकिन ये लॉ आया क्यों, कहां से आया, समाज के, सोसाइटी के किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आया, ये वाली समझ को हम क्या बोलते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ की नॉलेज। सिर्फ और सिर्फ वो लॉ क्या कहता है वो नहीं, ये लॉ क्यों आया, कहां से आया, किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आया, और कितना प्रॉब्लम को ये क्या कर पाया, रिजॉल्व कर पाया। टाइप्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस: एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और टेलोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। जब हम कहते हैं एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ किसको बताता है? लॉ को। और ये जो है वो बताता है लिमिटेशन ऑफ प्योर साइंस ऑफ लॉ को, क्या क्या लिमिटेशन है। टेलोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो एम्फेसाइज करता है मेयर कलेक्शन ऑफ फैक्ट कंसर्निंग सोशल लाइफ इफ लाइफ इज ऑफ नो एवेल। कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है आप जो है वो फैक्ट को जमा कर लेंगे, का इसका कोई यूज नहीं है। नो अवेल का मतलब हैज नो यूज। तो ये टेलोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस समझने का इस तरह का जो तरीका है, जिसको टेलोलॉजिकल स्कूल कहते हैं, ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि ये कौन कौन से चीज को कलेक्ट करके बना है, सारे फैक्ट को, कहा कि ये हमारे पर्पस को सॉल्व नहीं करता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एक हुआ एनालिटिकल, जो किसको बताता है, कॉन्सेंट्रेट ऑन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ लाइफ। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, हाँ ये है तो क्या है जो है उसको हम एनालाइज करेंगे, ये एक तरीका हुआ। मतलब मुझे नहीं पता क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया। अगर लिखा हुआ है इंडियन पिनल कोड में कि ऐसा करने पे इतनी सजा होती, ठीक है मैंने वो समझ लिया। सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हाईलाइट द लिमिटेशन ऑफ प्योर साइंस ऑफ लॉ। अब उसमें देखेंगे
ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र का कोई है तो उसको ये सजा नहीं मिलेगी। ये जो है वो कौन सा जूरिस्प्रूडेंस हो गया? सोशियोलॉजिकल, जो उस चीज को देख रहा है। टेलोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि देखो ये वाला क्यों लॉ आया, ये लॉ कहां पे कमी कर रहा है और इस लॉ को और कैसे क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसमें जो लिखा है उसको समझ लेना जो है उसका सोसाइटी में कोई यूज नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि वो किस पर्पस के लिए आया, कितना सक्सेसफुल रहा और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। लीगल थ्योरी, टू मोर प्रोमिनेंट लीगल थ्योरी आर नॉर्मेटिव लीगल थ्योरी एंड पॉजिटिव लीगल थ्योरी। किस चीज के लिए थ्योरी है? टू अंडरस्टैंड लॉ। पॉजिटिव लीगल थ्योरी कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज लॉ इज एंड व्हाई इट इज दैट वे एंड हाउ लॉ अफेक्ट द वर्ल्ड। लॉ जो है वो आपका क्या है, ये इसी तरीके से क्यों है एंड कैसे ये जो है वो वर्ल्ड को क्या करेगा, ये वाला लॉ अफेक्ट करेगा। लेकिन नॉर्मेटिव लीगल थ्योरी जो है वो क्या करता है कि लॉ होना क्या चाहिए था। ठीक है, ये लॉ है, ये इस तरीके से अफेक्ट करता है, ये जो बताता है वो हो गया आपका पॉजिटिव लीगल थ्योरी। लेकिन नॉर्मेटिव लीगल थ्योरी कहता है लॉ को क्या होना चाहिए, यानी लॉ में कमी मान लीजिए एक लॉ है जिसमें कहा गया कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो 3 साल की सजा मिले बाल सुधार गृह में। ये हमारा हो गया कौन सा? पॉजिटिव लीगल थ्योरी। लेकिन अगर कोई बच्चा इस तरह का क्राइम करे तो उस केस में उसे भी जो है एडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये क्या हुआ? क्योंकि क्या होना चाहिए लॉ को, तो लॉ को यही होना चाहिए अगर इतना हीनियस क्राइम किसी ने किया है तो। थ्योरी ऑफ लॉ, अब जो हमने पढ़ा था ना वहां पे, उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिटेल में देख। जैसे याद कीजिए जॉन ऑस्टिन देखा था, इसी जॉन ऑस्टिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग लॉ क्या है? कमांड है, और कह रहे हैं कि जनरल लॉ मेन सोर्स ऑफ लॉ है, सोवरिन इज मेन सोर्स ऑफ लॉ, और इसमें सैंक्शन टू इन्फोर्स द लॉ। लॉ को इन्फोर्स करने के लिए क्या होना जरूरी है? उसमें सजा का प्रावधान होना जरूरी है, और इसे बनाने का काम जो है वो जो शासन करते हैं, चाहे वो राजा हो चाहे वो कोई बॉडी हो, वो करते हैं। द नोशन लॉ ऑफ कमांड वॉज एडवांस बाय, अब इसमें जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है वो लॉ एज क्या है? कमांड है। और ये और भी जो है वो इस पे वर्क किसने किया? बॉडीन एंड हॉब्स ने फर्दर इस पे काम किया। इट इज सेड दैट ऑस्टिन थ्योरी बेस्ड ऑन दिस आइडिया, कमांड डिफरेंट फ्रॉम रिक्वेस्ट एंड व्हाट विशेष, क्योंकि कमांड जो है ना रिक्वेस्ट है ना क्या है? विशेष है, ये तो फैसला है। इट हैज एलिमेंट ऑफ व्हाट? डर का भाव है इसमें। एंड पेनल्टी फॉर व्हाट? डिसओबीडियंस। कुछ नहीं, अगर पूछ दिया ऑस्टिन थ्योरी, हमें वहां पे कमांड वर्ड याद था, सैंक्शन ध्यान था, उसी को थोड़ा क्या करना है हमें, क्योंकि 3 मार्क्स से ज्यादा का इस पे क्वेश्चन नहीं रहता है। 2 तरह के कमांड है, एक है जो है वो आपका जनरल कमांड और एक क्या है? पर्टिकुलर कमांड। जनरल कमांड का मतलब है हर जगह और हर तरह के लोग पे वो चीज एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब हम बोलते हैं उसको पर्टिकुलर कमांड, तो पर्टिकुलर कमांड का मतलब क्या हो गया? पर्टिकुलर कमांड का मतलब हो गया कि जो क्या होगा, सिर्फ खास तरह के ही लोगों पे वो क्या होगा? एप्लीकेबल होगा, उन्हीं के लिए है, तो क्या हो गया? पर्टिकुलर कमांड हो गया। सैंक्शन फॉर इस जो है इन्फोर्समेंट, सैंक्शन का मतलब पेनल्टी का, तभी वो लॉ क्या होगा? इन्फोर्स होगा। और इस तरफ हमने उसका क्या दिखलाया है? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब है कि क्यों जो है वो आलोचना हुई, क्या कमेंट आया, क्या लिमिटेशन था, किसके डेफिनेशन का? जॉन ऑस्टिन ने जो थ्योरी दिया लॉ का, कह रहे हैं कि सैंक्शन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू इन्फोर्स लॉ। कहा इसके बिना लॉ तो इन्फोर्स ही नहीं हो सकता। किसके बिना? बिना सजा के, बिना पेनल्टी के कोई लॉ इन्फोर्स नहीं हो सकता। सैंक्शन इज सोल क्रक्स ऑफ पॉजिटिव लॉ। इट डिनोट फियर ऑफ व्हाट? पनिशमेंट। अगर किसी ने डिसोबीडियंस किया तो कह रहे हैं कि देयर इज नो सैंक्शन बिहाइंड द इंटरनेशनल लॉ, देयरफॉर ऑस्टिन कॉल्ड इट इज एट व्हाट? पॉजिटिव मोरालिटी। कह रहे हैं देयर इज नो सैंक्शन बिहाइंड द इंटरनेशनल लॉ, देयरफॉर जॉन ऑस्टिन इट इज अ पॉजिटिव मोरालिटी। बहुत सारे जगहों पे
इस तरह का प्रोविजन नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव मोरालिटी। पॉजिटिव मोरालिटी का क्या मतलब है, हम आपके ऊपर कोई सजा नहीं देंगे, कोई पेनल्टी नहीं देंगे, फिर भी आप उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्रिटिसिज्म क्या हुआ, ये कह रहे हैं सोवरेन इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि ये क्या कहते हैं, सोवरेन जो है यानी जो हम पे शासन करते हैं वो सुनाते हैं फैसले। थ्योरी इग्नोर्स व्हाट, कस्टम, क्योंकि वो कोई और बताता है तो इसलिए कस्टम का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं किए हैं। नो प्लेस फॉर जज मेड लॉ, इसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। अच्छा देखिए, जितनी चीज आपने पढ़े ना, एक का वो बताना हुआ और जिसने जो जो बातें दूसरे की नहीं बताई वो उसका क्या हो गया, लिमिटेशंस हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन द एरिया ऑफ व्हाट, कहा कि सिविल लॉ में हर केस में पेनल्टी और ये जो है वो सख्त सजा जो है वो जरूरी नहीं है, हाँ क्रिमिनल के लिए ये जो है वो एक्सेप्टेबल भी है। रोस्को पाउंड थ्योरी ऑफ लॉ, याद है ये वर्ड हमने यूज भी किया था, पहले भी देखा था। इन्होंने क्या बात बोली, थ्योरी ऑफ व्हाट, सोशल इंजीनियर। इनका कहना है कि चीजें एक दूसरे से मिलकर के बना हुआ है और अगर कोई भी एक कंपोनेंट गड़बड़ होगा तो हमारा सोसाइटी जो एक इंजीनियरिंग टूल की तरह, इक्विपमेंट की तरह वो ठीक से चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हर लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना होगा और जब तक सारे कंपोनेंट सही से नहीं लगेंगे तब तक सोसाइटी जैसा मशीन जो है वो ठीक से नहीं चल सकता है। यहां पे इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट थ्योरी भी दिया और इंटरेस्ट थ्योरी का मतलब हो गया कि जिस भी पर्सन को जिस चीज की जरूरत होगी वो उस चीज के लिए क्या रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा और उस काम को वो क्या करना चाहेगा, करना चाहेगा। जिसको किसी चीज से नुकसान है वो उस चीज को वो करना नहीं चाहेगा। तो इन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले किसी लीगल फॉर्म तक पहुंचने के लिए लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इंटरेस्ट, कि किसका किस किस तरह का इंटरेस्ट है। अगर मुझे पता चला, ढूंढना शुरू किया कि किसका क्या क्या इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि अगर लगा कि नहीं सबका इंटरेस्ट है कि सीएस बनना है, कहा गया कि अगर सबका इंटरेस्ट है सीएस बनना है तो ऐसे केस में हम ये लॉ बना सकते हैं कि सीएस एक लॉ से जुड़ा हुआ चीज है, तो आप ये इस तरह से जो है वो अगर बिहेव करते तो इसका मतलब आपको लॉ को कंप्लाई करने की क्या है, आदत है और तरीका आपको पता है। कहा गया कि सबका इंटरेस्ट ढूंढिए कि कौन सा मोटिवेशन फैक्टर सबका है, छुट्टी दे दे वो मोटिवेशन फैक्टर है, पढ़ा दे वो मोटिवेशन फैक्टर है, क्या मोटिवेशन फैक्टर है, या आपके यहाँ पे क्लास में अभी तक बैठे रहने का क्या मोटिवेशन फैक्टर है। तो कभी ना कभी छुट्टी होगी, यही हमारा मोटिवेशन फैक्टर है, हम इसी इंतजार में क्या किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। दूसरा मोटिवेशन फैक्टर कि हाँ अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा, ये हमारा क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर है। तो सबके अलग अलग, तो पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। रोस्को पाउंड का कहना है कि लोगों का 3 तरह का इंटरेस्ट है। एक कौन सा इंटरेस्ट, इंडिविजुअल, जो सिर्फ मेरा है, सोसाइटी का नहीं। एक हो गया हमारा जो है वो कौन सा इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, जो मास पीपल का है। और एक हो गया सोशल इंटरेस्ट, ये वो इंटरेस्ट है जो उस सोसाइटी के लोगों का है। पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट में अंतर होता है। सोशल का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर जो है वो एरिया में वो इंटरेस्ट मौजूद रहेगा, वहां भी मल्टीपल लोग होंगे। और पब्लिक का मतलब हुआ कि जहां पे जरूरी नहीं है कि वो एक ही सोसाइटी और एक ही सोशल के क्या पार्ट है, हो सकता है ये अलग अलग हिस्से के लोग होंगे। तो पर्सनल, सोशल और कौन सा इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, इन्हीं के बेसिस हमें तीनों इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। इंडिविजुअली लोगों का क्या इंटरेस्ट है, एज ए सोसाइटी में जब वो रह रहे हैं तब उनको उनका क्या क्या इंटरेस्ट है, जब अलग अलग किस्म के लोगों के बीच में है तब उनका क्या इंटरेस्ट है, मतलब क्या चाहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप अकेले हैं तो आपका कुछ अलग तरह का रिक्वायरमेंट, अगर आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे तो इस समय आपका जो है वो अलग तरह का रिक्वायरमेंट, और अनजान लोगों के बीच में मेट्रो वगैरह पे है तो आपका अलग तरह का क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट या कोई भी जो है वो इंटरेस्ट कि नहीं इस समय जो है वो मुझे जो है वो किसी से बात नहीं करना है, कोई मुझे बिना जो है वो मेरे मर्जी के कोई मुझसे बात ना करे। ये हुआ कब, जब आप पब्लिक में है। क्लास में अगर है तो हाँ, जो बेसिकली जो है वो इस क्लास के लोग हैं वो मुझसे बात करे, बाकी बात ना करे और पढ़ते वक्त बात ना करे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो है वो क्लास के बीच का इंटरेस्ट हो गया। जब अकेले हैं तो हो सकता है इस समय अकेले, इसमें खूब बढ़िया खाने उन्हें को मिलता है और एक मोबाइल रहता, खाते रहते और इधर देख रहे होते, मौज कर दी, मजा आ रहा है। तो कह रहे हैं कि तो ये जो है वो अलग अलग तरह का क्या हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है।
क्रिटिसिज्म। इनके चीजों को क्यों जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया? क्योंकि इनको कहा गया कि आपने जो है वो सोसाइटी को क्या समझ लिया और आप सोसाइटी को किससे कोरिलेट कर रहे हैं? फैक्ट्री से जो है वो कोरिलेट। जैसे हर इक्विपमेंट का अपना अपना फीचर, जब वो दो इक्विपमेंट के साथ मिलेंगे तब अलग वहां होना चाहिए, जब मल्टीपल इक्विपमेंट के साथ मिले तो सबके अलग अलग फीचर। कहते इन्होंने इग्नोर किया है, और इग्नोर साफ तौर पे किया है क्या चीज को? डायनेमिक फीचर ऑफ लॉ। क्योंकि लॉ क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल एंड इंडिविजुअल। कह रहे हैं कि आपको समाज और सोसाइटी में लोगों के इंडिविजुअल और सोशल इंटरेस्ट के बीच में क्या मिलता है? कॉन्फ्लिक्ट मिलता है, जिसको इन्होंने जो है वो इक्वेट नहीं किया। तो यही इनका क्या था? क्रिटिसिज्म। कमी को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिटिसिज्म, शॉर्ट कमिंग था। अगले जो पर्सन है उनका नाम क्या है? जॉन विलियम सालमन, थ्योरी ऑफ लॉ। इन्होंने बेसिकली जो है वो कहा पर्पस ऑफ लॉ वाज डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस। कहा कि लॉ किस चीज के लिए? लोगों को क्या प्रोवाइड करने के लिए? जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करने के लिए है। अकॉर्डिंग टू सालमन, लॉ is the body of principle which are recognized and applied by state in administration of justice। यानी कि स्टेट का मतलब वही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो भी रूलिंग बॉडी है, वो क्या करने के लिए? जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए क्या बनाती है? लॉ बनाती है। इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया ए लॉ में और किस में? द लॉ में। कह रहे हैं कि फॉर्मर यानी ए लॉ टू द कॉन्क्रीट एंड लेटर टू द एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि जो चीज बिल्कुल फिक्स हो गया वो क्या हो गया? द लॉ। यानी जो बन गया वो क्या हो गया? द लॉ। ए लॉ का मतलब हुआ कि अगर एक लॉ होता, इफ देयर कुड बी अ लॉ विच कैन प्रिवेंट दिस, तो वो ए लॉ हुआ। अब उसी में हमने बना दिया इंडियन पीनल कोड, तो ये क्या हो गया? द लॉ हो। ये कह रहे हैं कि सालमन आर्ग्यूड दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाज द प्राइमरी टास्क ऑफ अ स्टेट। कहा कि जो हमारे कंट्री के जो भी गवर्नमेंट है उनका प्राइमरी वर्क क्या है? एडमिनिस्ट्रेट करना। तभी से देख रहे, एडमिनिस्ट्रेट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेट करना। किस चीज को? जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जस्टिस है, उसी को क्या करना? एडमिनिस्ट्रेट करना जस्टिस को, ताकि लोगों तक न्याय पहुंच सके ऑफ द स्टेट। एंड लॉ वर मेड टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। और लॉ जो है वो इसी ऑब्जेक्टिव में उनकी क्या करता है? मदद करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाज दस एंटीसिपेटेड टू द लॉ। यानी कि अगर जो है वो आपका जो है वो जस्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ क्या? एंटीसीडेंट, यानी पहले। तो अगर जो है वो हमारे लिए जस्टिस जरूरी नहीं है तो हमारे लिए जो है वो क्या जरूरी नहीं है? लॉ जरूरी नहीं है। लॉ दस आर सेकेंडरी, एक्सीडेंटल और क्या है? अनएसेंशियल। तो कह रहे हैं कि अगर हमें जस्टिस मिल जाए बिना लॉ बनाए नहीं हुए तो लॉ की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए वो सेकेंडरी चीज है। लॉ कंसिस्ट ऑफ प्री इस्टेब्लिश्ड एंड अथॉरिटेटिव रूल। और सालमन फर्दर सेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज perfectly possible without law, though such a system is not desirable। कहा गया कि ऐसा हो सकता है कि बिना लॉ के भी हम क्या कर सकें? जस्टिस कर सकें। लेकिन कहा गया कि नहीं, ऐसा चीज जो है वो हमारे डिजायरेबल नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज अगर एक बार में हमने मान लीजिए फैसला कर भी दिया, इसके बेसिस पे इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्साइंस के बेसिस पे कर भी दिया, लेकिन फिर अगले केस में, तो इसीलिए कह रहे हैं कि हो तो सकता है बट ये डिजायरेबल नहीं है। तो डिजायरेबल क्या है? देयर शुड बी लॉ फॉर व्हाट? फॉर प्रोवाइडिंग व्हाट? फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस। ये कहना है किनका? जॉन विलियम। अब इनका क्या क्रिटिसिज्म हुआ? इनका क्रिटिसिज्म हुआ कि ये कह रहे हैं कि ascertain the justice is the end of justice is end and law is what? Medium to realize it does not always hold true because there are number of laws that can be called unjust। यानी बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो हर केस में जो है वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ये क्रिटिसिज्म, यानी जो इन्होंने कहा उसी का क्या किया गया? क्रिटिसिज्म जो है वो दिया गया।
हेंस केल्सन थ्योरी ऑफ लॉ। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं प्योर साइंस ऑफ लॉ। और इन्होंने क्या सजेस्ट किया? लॉ इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, ऑल अदर एक्स्ट्रा लीगल डिसिप्लिन। जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सारे के सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए लॉ। लॉ शुड नॉट बी मेड इन आइसोलेशन, बस एक चीज का ध्यान रख करके जो है वो हो। मेटाफिजिक्स, चाहे वो आपके कंकड़ पत्थर प्रॉपर्टी कोई भी चीज क्यों ना हो, हर चीज को ध्यान में रख करके आपको क्या बनाना पड़ता है? लॉ। क्योंकि इसी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं जहां पे हमने स्टाम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, दुनिया भर के चीजों को देखा हुआ है। इसका मतलब वो हर चीज की रिक्वायरमेंट है। ही रिजेक्टेड किसके थ्योरी को? ऑस्टिन के जो है वो डेफिनेशन को, जो क्या कहते हैं? लॉ इज कमांड। वो कहते थे लॉ सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या करने के लिए? शासन करने के लिए, कमांड देने के लिए, आदेश देने के लिए। ये कहते नहीं, आप पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, जितने भी तरह के एस्पेक्ट हैं उन सबको ध्यान में रखिए। और ऑस्टिन के अकॉर्डिंग ही रिजेक्टेड, ये इन्होंने क्या बोला? ऑस्टिन ने बोला था कमांड, इन्होंने बोला कि नहीं, लॉ सिर्फ और सिर्फ जो है वो कमांड नहीं है। He introduced subjective consideration whereas he wanted it as objective. उन्होंने कहा कि ये एक जैसा हर सिचुएशन में नहीं हो सकता है। ऑस्टिन ने कहा हो सकता है, जब जब कोई ऐसा करेगा यही वाला सजा उसे सुनो। और ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि देयर कुड बी टू पीपल कमिंग इन एग्जैक्टली सेम सिचुएशन। दोनों एक दूसरे का ही तो क्रिटिसिज्म करेंगे और हमारा सरदर्द बढ़ाएंगे। थ्योरी ऑफ व्हाट? इंटरप्रिटेशन। नॉर्मेटिव साइंस, ही डिस्क्राइब्ड लॉ, उन्होंने लॉ को क्या बोला? नॉर्मेटिव साइंस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नेचुरल साइंस विच आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट सच एज लॉ ऑफ, जो हमने कहा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि कॉज एंड इफेक्ट नहीं, मैक्सिमम चीजों को ध्यान में रख करके लॉ बनेगा, लेकिन ये कॉज एंड इफेक्ट को जो है वो नहीं बताएगा, यानी कि क्यों ऐसा होता है उसका जवाब नहीं देगा। द लॉ ऑफ नेचुरल साइंस इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड, डिटरमाइंड, डिस्कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ विच इट हैज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज ऐसा होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, और इस केस में क्या रिजल्ट आएगा। इन्होंने बोला हम सब कुछ तो लेंगे, लेकिन हम बस इसका जवाब नहीं देंगे कि क्यों। हम ये बोलेंगे इस सिचुएशन में ऐसा होगा तो ऐसा वाला चीज एप्लीकेबल होगा। अकॉर्डिंग टू हिम साइंस ऑफ लॉ इज नॉलेज ऑफ व्हाट लॉ ऑट टू बी। इनके अकॉर्डिंग क्या है? लॉ को क्या होना चाहिए, और इट ऑट टू बी कैरेक्टर दैट प्रोवाइड नॉर्मेटिव कैरेक्टर ऑफ लॉ। एक कमिट थेफ्ट ही ऑट टू बी पनिश्ड। का सिंपल सा, अगर किसी ने क्या किया? चोरी किया तो उसे क्या मिलना चाहिए? सजा। बस यही चीजें कहता है, कॉज एंड इफेक्ट। अगर चोरी किया तो क्या मिलना चाहिए? उसे जो है वो सजा मिलनी चाहिए। लाइक ऑस्टिन, केल्सन ऑल्सो कंसिडर सैंक्शन एज व्हाट? एसेंशियल एलिमेंट, बट ही प्रेफर इट टू कॉल इट नॉर्म्स। बस इसने बोला कि उस चीज को मैं सजा और सैंक्शन नहीं बोलकर के क्या बोलूंगा? नॉर्म्स बोलूंगा। बात तो एक ही है। और इसी में इन्होंने कौन से नॉर्म्स दिए? जो हमने कहा था नोन एज ग्रांड नॉर्म्स, जिसका मतलब कौन सा नॉर्म्स होता है? बेसिक नॉर्म्स। दस ऑल द नॉर्म्स डिराइव इट्स वैलिडिटी कहां से? फ्रॉम बेसिक नॉर्म्स से। ग्राउंड नॉर्म्स इज नो लॉन्गर ए हाइपोथेसिस बट ए फिक्शन ऑफ लॉ। ये हाइपोथेसिस नहीं है बल्कि क्या है? फिक्शन ऑफ लॉ। यानी बड़े सारे सिचुएशन को ध्यान में रख करके बनाया हुआ नॉर्म्स ही क्या है? ग्राउंड नॉर्म्स। जैसे इस स्तर में इस तरीके से ये चीज का होना, तो वो क्या बन गया? ग्राउंड नॉर्म्स बन गया। वी कैन नॉट से ग्राउंड नॉर्म्स गुड और बैड एज वी हैव टू टेस्ट इट पॉलिटिकली, रिलीजियसली एंड एथिकली। यानी कि हम इसे सही और गलत नहीं कर सकते, बल्कि इसे हर एंगल से हमें क्या करना पड़ेगा? इन नॉर्म्स को चेक करना पड़ेगा कि ये नॉर्म्स पॉलिटिकली सही है, पॉलिटिकल सिचुएशन में सही है। ये नॉर्म्स जो है वो रिलीजन के अगेंस्ट तो नहीं है, रिलीजन वगैरह को जो है वो ध्यान में रख करके बनाया गया है, लोगों के इथिक्स और भावना को समझ करके बनाया गया, या अनइथिकल तरह का है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि कोई भी बंदा पहले कमिट करता है ऑफेंस, फिर क्या होगा? अरेस्टेड, चार्ज सीटेड और ट्रायल इन कोर्ट, ये प्रक्रिया चलती है। क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी, क्या क्रिटिसिज्म आया?
एक्सक्लूड किस चीज को, ऑल रेफरेंसेज ऑफ सोशल फैक्ट एंड फेल्ट नीड ऑफ द सोसाइटी द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ विदाउट व्हाट सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। लोगों के जो है वो रहन सहन, लोगों के लिविंग स्टाइल, लोगों के जो है वो इनकम, इन चीजों को बिना ध्यान में रखे हुए बनाया गया। कैल्सन अकाउंट ऑफ लीगल डायनामिक्स इज इनएडिक्वेट, इट इग्नोर द पर्पस ऑफ लॉ। ये कहता इस सिचुएशन में क्या होगा, ऐसा होगा, लेकिन किस लिए बनाया गया इसका जवाब नहीं दे पाता है। जर्मी बेंथम थ्योरी ऑफ लॉ, इन्होंने कहा कि दो तरह का हिडोनिज्म है लोगों के बीच में। एक है साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म। हिडोनिज्म का मतलब होता है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हिडोनिज्म। तो कह रहे हैं साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म का मतलब ह्यूमन एक्शन आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर। आप अपने डिजायर और अपने सुख के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, टू एंजॉय प्लेजर और पेन। आप मोटिवेटेड सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के लिए जिस चीज से आपको जो है या तो प्लेजर मिलता है, और या भागते हैं उस चीज से जिससे आपको क्या होती है, तकलीफ होती है। इंजॉयमेंट ऑफ प्लेजर और प्रिवेंट पेन इज ओनली रैशनल एम ऑफ ह्यूमन एक्शन। कि किस चीज से आपको ज्यादा से ज्यादा प्लेजर मिलेगा और कम से कम क्या होगा, तकलीफ होगा। कहा लोग इसी के पीछे भागते हैं और इसी को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म। अब कह रहे इथिकल हिडोनिज्म। इथिकल हिडोनिज्म का मतलब है कि रॉन्गनेस और राइटनेस ऑफ एक्शन इज डिटरमाइंड बाय वेदर द एक्शन क्रिएट हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। कह रहे इथिकल जो चीज है वो इथिकल आपका कहता है कि भले उस चीज से आपको जो है वो सुख हो या दुख हो, लेकिन अगर वो सही है तो आप करेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, इथिकल हिडोनिज्म। रॉन्गनेस और राइटनेस ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय वेदर द एक्शन क्रिएट हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। आप करेक्ट कीजिए इसको, आप सही करते हैं या आप क्या करते हैं, गलत करते हैं। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस चीज को करने से आपको जो है वो खुशी मिलता है या दुख मिलता है। If an action conform to principle of utility, action tends to promote happiness. क्या करता है, या तो आपको हैप्पीनेस ज्यादा मिलता है या आपके जो है वो दुख को क्या कर देता है, बढ़ाता है या कम करता है, प्रिवेंट, दुख को रोकता है और क्या करता है, प्रमोट करता है हैप्पीनेस को। देन द एक्शन इज मोरली राइट और एटलीस्ट मोरली नॉट मोरली रॉन्ग। तो ऐसे केस में कहा गया कि वो एक्शन क्या होना चाहिए, मोरली राइट हो या ना हो। कह रहे हैं कि कम से कम क्या होना चाहिए, मोरली गलत नहीं होना चाहिए। That is, an action should have an overall tendency to promote the greatest amount of happiness. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेजर एंड पेन, कहा कि ये क्लासिफिकेशन है किस तरह का, वेरियस काइंड ऑफ सेंसेशन, जिससे आपको क्या होगा, सुख या दुख। थॉट, सोचने से भी, कुछ सोचने से अच्छा लगेगा, नहीं तो क्या लगेगा, गुस्सा, बुरा लगता है। अगर किसी से लड़ झगड़ लिए वो लगातार जब तक चल रहा है। इमोशन, मेमोरीज, एक्सपेक्टेशन, एसोसिएशन, ये सारे के सारे चीज जो है वो क्या है, जिससे आपको क्या होगा, या तो सुख या दुख मिलेगा। टाइप ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब क्या हुआ, पेनल्टी। तो फिजिकल सैंक्शन, मार पिटाई। पॉलिटिकल सैंक्शन, कह रहे हैं कि सोवरेन अथॉरिटी ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट से। मोरल सैंक्शन, पेन एंड प्लेजर इज अट्रैक्टेड टू एन एक्शन by the will of the individual who are not what authority, यानी कि पेन एंड प्लेजर इज अटैच्ड टू एन एक्शन, किस चीज से, by the will of an individual। इंडिविजुअल ने जो करना चाहा है उससे ये बेसिकली जुड़ा हुआ है आपके प्लेजर और पेन, who are not in what authority, यानी कि जो किसी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा नहीं दिया गया बल्कि ये खुद आपसे जुड़ा हुआ है। रिलीजियस सैंक्शन, कहीं पूजा पाठ, सुपर नेचुरल चीज, इन चीजों के कारण जो क्या, वो क्या कहलाया, रिलीजियस सैंक्शन। यानी अगर आपने इस तरह से नहीं किया तो रिलीजियसली आपको इस तरह से पेनलाइज किया जाएगा, रिलीजियस मैटर। थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन, इसका मतलब होता है कि मोर इंफेसिस वाज गिवन टू वाज इंडिविजुअलिज्म। कह रहे हैं कि भले हम सोसाइटी के बारे में सोचे, सबके बारे में सोचे,
लेकिन ये सबसे ज्यादा जो है वो बेंथम का कहना है कि ये जो सबसे ज्यादा होता है ये इंडिविजुअलिज्म जो है ये हमें जो है वो सबसे ज्यादा इम्फेसाइज करते हैं। और इसी पे इन्होंने जो है वो इम्फेसाइज किया और कहा कि हर कोई अपने अलग अलग तरह के इंडिविजुअलिज्म के ऊपर जो है और उसकी अपनी अपनी डिमांड और रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसके इस इंडिविजुअल एस्पेक्ट को जो है वो हिट करते हैं, पिक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो दैट इज गिविंग दैट पर्सन मोर प्लेजर एंड रिड्यूसिंग पेन। प्रॉपर एंड ऑफ एवरी लॉ इज प्रमोशन ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन का अल्टीमेटली कुछ भी रहे तो यही मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें मिले और कम से कम आपको क्या हो, नुकसान हो। ही सपोर्टेड द प्रिंसिपल ऑफ लेजी फेरी। लेजी फेरी का मतलब क्या हुआ, जैसे मर्जी उस तरह से क्या कर दिया, बिना ज्यादा सोचे हुए, बिना चीजों को सेटल करते हुए छोड़ दिया, तो वो क्या कहलाया, लेजी फेरी स्टेट। कहा कि जो भी जैसे हो रहा है बस क्या देना चाहिए, वो कहा चाहे जैसे भी हो उससे हमें मिलना क्या चाहिए, उससे हमें प्लेजर मिलना चाहिए और हमारा पेन क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। यहां पे है हिज थ्योरी प्रपोज टू प्रीमाइसेस, दो एस्पेक्ट कहा। एक जो है कंसीक्वेंशियलिज्म, जिसका मतलब है मोरली, इट मींस मोरली इज कंसर्न्ड विद द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑन हैप्पीनेस ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल। एक तो जो वो किससे जुड़ा हुआ है, बंदे के, इंडिविजुअल पर्सन के जो है वो हैप्पीनेस से, और एक है मैक्सिमाइजेशन ऑफ व्हाट, हैप्पीनेस, इट मींस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन ग्रेटेस्ट नंबर। जितना ज्यादा जो है वो किसी को क्या मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, उतना ज्यादा वो चीजों के लिए मोटिवेट होता है। बेंथम डिजायर टू इंश्योर हैप्पीनेस ऑफ कम्युनिटी बाय अटेंडिंग व्हाट, कहा कि ये चार चीजें अगर मिल जाए, चार गोल, तो इससे जो है वो कह रहे हैं इंश्योर हैप्पीनेस ऑफ कम्युनिटी बाय अटेनिंग 4 मेजर गोल्स। सब्सिस्टेंस, अगर चीज सही है तो लगातार चले। एबंडेंस, जो चीज नहीं प्लेजर दे रहा है उसको क्या करना है, एबंडेंस का मतलब, एबंडेंस का मतलब छोड़ देना। जो चीज आपको मैक्सिमम प्लेजर दे रहा है वो बना हुआ रहे, जो नहीं दे रहा है वो क्या हो जाए, इक्वालिटी, यानी कि चीजों के बीच में जो है वो इक्वालिटी बना रहे, प्लेजर, पेन, और सिक्योरिटी फॉर द सिटीजन। Bentham also talk about the utility as a function of what, usefulness, that is how useful a product is depend upon our will to obtain it। यानी कोई चीज कितना उसके लिए जो है वो क्या है, यूजफुल है, ये जो है वो डिपेंड करता है एज ए फंक्शन ऑफ यूजफुलनेस, हाउ यूजफुल अ प्रोडक्ट इज डिपेंड्स अपॉन आवर विल टू ऑब्टेन इट। यानी कि कोई चीज कितना आपके लिए यूजफुल है, ये डिपेंड करता है आप उसको कितने शिद्दत से क्या करना चाहते हैं, कितना डेडिकेटेड है, कितना पैशनेट है उस चीज को लेने के लिए। इसका मतलब जिस चीज को ज्यादा पैशनेशन से आप लेना चाहते हैं, इसका मतलब वो आपके लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेजर एंड पेन आर द अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑन विच लॉ शुड बी जज। कहा कि इसी के बेसिस पे कि कोई भी चीज जो है वो आपको सुख देता है या दुख देता है। 7 डायमेंशन ऑफ प्लेजर एंड पेन, इंटेंसिटी और हाउ इंटेंसिटीज, चाहे वो सुख हो या दुख हो, कितना इंटेंस है और कितने दिन तक ये चलेगा, चाहे खुशी है चाहे क्या है, दुख है। सर्टेनिटी ऑन हाउ प्रॉफिटेबल इट इज, और कितना ज्यादा ये क्या रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। प्रोबेबल, यानी कि कितना जो है इसके होने की क्या है, गुंजाइश है। प्रोबेबल का मतलब होना होता है, तो कितना ज्यादा इसके होने की संभावना है। प्रोपिक्यूटी और हाउ सून विल द इफेक्ट बिकम एविडेंस, और इसका परिणाम कितनी जल्दी आ जाएगा। फेडेंडिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ लीडिंग टू फ्यूचर प्लेजर, भविष्य में जो है वो आने वाले समय में कितना जो है वो प्लेजर देगा। प्योरिटी और हाउ वाइडली इट कवर, और ये कितने डायमेंशन और किस किस एस्पेक्ट को क्या करता है, कवर करता है। बेंथम आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल परस्यूएंट में लीड टू ग्रेटेस्ट पेन एंड लेस प्लेजर टू सोसाइटी एंड मे नॉट बी राइट। खुद के लिए कोई चीज जो है वो बहुत अच्छा, लेकिन सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छा ना होता, ये बहुत दिन तक आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेशन इज टू मेंटेन सोसाइटी and optimum pleasure
एंड मिनिमम डिग्री ऑफ, चीजें रिपीट है, यानी कि एक ही मुद्दा उनके बीच में है, मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेन। अकॉर्डिंग टू बेंथम, नेचुरल राइट्स आर सिंपल व्हाट, कह रहे हैं कि कोई यूज नहीं है किस चीज का, नेचुरल राइट का, यानी कि जो भी है वो कौन सी चीज का है, सिर्फ और सिर्फ वो कह रहे हैं कि हर चीज में क्या लेकर के आते हैं, कहा कि हर चीज में वो एक ही बात लेके आते हैं, प्लेजर और पेन। ही कॉल नेचुरल लॉ एज कौन सा लॉ, मॉक लॉ, शैम लॉ और व्हाट, क्वासी लॉ। ही डिथ्रोन्ड अ नेचुरल from its pedestal and replace it a logical scientific working principle of what, utility, यानी dethrone the nature from its pedestal and replace its, कहा कि अपने मेन कंफर्ट जोन को छोड़ करके क्या कर रहे हैं, लॉजिकल साइंटिफिक वर्किंग स्टाइल को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं इसकी यूटिलिटी को। नेचुरल राइट्स आर एम्बिगुअस, कह रहे कि नेचुरल राइट जो आपका है उसमें तो बहुत मतभेद है कि एग्जैक्टली क्या क्या है, बिकॉज इट सजेस्ट दैट देयर आर जनरल राइट, राइट ओवर नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं, जनरल चीजों के ऊपर, जो प्लेजर पेन है वो जनरल कॉन्सेप्ट पे है, स्पेसिफिक पे नहीं। दिस मीन्स दैट वन कुड हैव अ क्लेम ऑन वॉट एवर वन चूजेस, वो उन्हीं चीजों पे क्लेम कर सकता है जो चीज उसने क्या किया है, चूज किया है। He also condemned the belief in किसमें, natural rights on the ground that it inspired violence and bloodshed as seen in French Revolution, यानी कि कह रहे हैं कि ऐसा ही जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा नहीं कि किसी का इंटरेस्ट और प्लेजर इतना बड़ा हो जाए कि उसके लिए उसका प्लेजर जो है वो दूसरों के इतने बड़े कहिए ब्लड बात और बाकी नेगेटिव चीजों में क्या हो जाए, बदल जाए। तो कहा कि इंटरेस्ट का भी अपने आप में एक लिमिट होना क्या है, जरूरी है। इन हिज व्यू ऑल राइट्स आर क्रिएशन ऑफ लॉ एंड देयर इज नो राइट बिफोर द गवर्नमेंट, कहा गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि यहां हम कह रहे हैं इन दिस व्यू ऑल राइट्स आर क्रिएशन ऑफ व्हाट, लॉज, सारे राइट जो किसके क्रिएशन है, लॉ के, एंड देयर इज नो राइट बिफोर द गवर्नमेंट। द कोरिलेटेड हिज थ्योरी विथ ह्यूमन नेचर विथ व्यू आर बेस्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ रियल सेंस ऑफ लाइफ। ये जो है वो कहना किसका, बेंथम का। इनका क्या क्रिटिसिज्म हुआ, इनका क्रिटिसिज्म हुआ कि इट सफर मेनली टू वीकनेस। पहला क्या था, इट इज एन एफर्ट टू ब्लेंड मटेरियलिज्म एंड व्हाट, आइडियलिज्म। कहा कि कुछ लोगों ने मटेरियलिज्म चुना, कुछ लोगों ने जो है वो क्या चुना, कुछ लोगों ने जो है आइडियलिज्म चुना। इन्होंने क्या चुना, इन दोनों को मिक्स करना चुना। कह रहे हैं कि लोगों ने अलग अलग, कुछ लोगों ने जो है वो क्या चुना, आइडियलिज्म, कुछ ने क्या चुना, मटेरियलिज्म। इन्होंने दोनों को मिक्स करना चाहा। हिज थ्योरी फेल टू बैलेंस इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। और जब आप ऐसा करना चाहें तो आप बैलेंस नहीं कर पाए इंडिविजुअल और किसके बीच में, कम्युनिटी के बीच में। पॉजिटिविज्म, याद कीजिए वहां पे भी पॉजिटिविज्म स्कूल था। इसके एक प्रोफेसर H.L. हार्ट ब्रिटिश, थ्योरी ऑफ लॉ, इनका क्या कहना है, ये भी कह रहे हैं कि लॉ क्या है, कमांड है, और मोरल जजमेंट कैन नॉट बी इस्टेब्लिश और डिफेंडेड बाय रैशनल आर्ग्यूमेंट, एविडेंस और व्हाट, प्रूफ। कह रहे मोरल जजमेंट कैन नॉट बी स्टैब्लिश, मोरल जजमेंट है, लीगल जजमेंट नहीं, मोरल जजमेंट कैन नॉट बी स्टैब्लिश और डिफेंडेड बाय व्हाट, रैशनल आर्गुमेंट, एविडेंस और प्रूफ। तो बोला भाई क्या मतलब हुआ, कहा मोरल जजमेंट जो है वो बेसिकली स्टैब्लिश जो आपका होगा, वहां पे हमारे पास चीजें नहीं है, तरीका ही नहीं है जिसके कारण हम चीजों को एग्जामिन और इवेल्युएट करेंगे। तो ये कभी भी जो है वो आपका किस तरीके से नहीं होगा, जिस तरीके से हम नॉर्मल तरीके से जो है वो हमेशा चीजों को प्रूफ करते हैं, बल्कि ये किस बेसिस पे होगा, ये जो है वो जस्ट एंड इक्विटी जैसे चीजों के जो है वो बेसिस पे होगा। द लॉ इज टू बी लेड डाउन should be kept sacred from the law that ought to be, यानी क्या है इस चीज को अलग रखिए कि ये क्या होना चाहिए था। An immoral rule cannot be law even if what,
सेटिस्फाई ऑल फॉर्मल रिक्वायरमेंट, सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, बट क्या है, लेकिन यह है क्या, इमोरल। तो अगर कोई चीज इमोरल है तो वो यहां एप्लीकेबल नहीं होगा।